हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिनिक्स इंस्टीट्यूट। और स्वागत करता हूं आपका पीवाईक्यू सीरीज नीट 2024 के अंदर। और जो कि हमने लास्ट जो लेक्चर लिया था उसमें अंदर हमने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किया था सॉल्यूशन चैप्टर से, मतलब चैप्टर वाइज हमने स्टार्ट किया था। तो पहला हमने फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर का लिया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन और हेलो एरिन से हम लोग क्या कराए हैं पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस चैप्टर के करने से पहले तो हम आपको कुछ बेसिक पॉइंट बता दें। जैसे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए, न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, आपका आना चाहिए। आपको लिविंग ग्रुप का बेटर लिविंग ग्रुप कौन हो सकते हैं वो आना चाहिए। कौन सा सॉल्वेंट है, पोलर अपोट्रिक सॉल्वेंट कौन से हैं, पोलर प्रोट्रिक सॉल्वेंट कौन से हैं, ये आपको पहचान होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे इसकी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। तो मैं बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस चैप्टर को कंप्लीट तो कर लेते हैं, बट जो बेसिक जो टर्म्स होते हैं वो नहीं याद कर पाते, क्योंकि ये बेसिक टर्म्स जीओसी में आ जाता है। और जीओसी में अगर आ रहा है और 11th क्लास का हो जाता है तो स्टूडेंट्स के माइंड से थोड़ा हट जाता है ये चीज़। इसलिए इसमें इसको बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है कि हमें ये पहचान करना पड़ता है कि हमें ये बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन हो सकता है, या ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्वेश्चन आ गया तो वो कौन हो सकता है, या फिर आपका बेटर लिविंग ग्रुप कौन सकता है, या ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप कौन से हो सकते हैं, कौन सा सॉल्वेंट है, ये पोलर है कि अपोट्रिक पोलर है। तो इन सबसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डन। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपको इस चैप्टर के अंदर प्रिपरेशन तो अच्छे से आना ही चाहिए, साथ ही साथ आपको इसकी केमिकल रिएक्शन भी अच्छे से होनी चाहिए कंप्लीट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर और एक आएगा कि आपको जो केमिकल रिएक्शन जब आप कर रहे हो, या फिर आप प्रिपरेशन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब कर रहे हो आप लोग, मतलब कि जो भी हेलो एल्केन हेलो एरिन का करोगे, चाहे जो भी हो, चाहे हेलो एल्केन हेलो एरिन का करो, चाहे कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी प्रिपरेशन आप कोई भी कंपाउंड का आप कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होना चाहिए वो वहाँ पे एक रिएजेंट होता है, वहाँ पे एक होता है रॉ मटेरियल। कौन सा रिएजेंट किसके लिए क्या वर्किंग करता है, और रॉ मटेरियल कहाँ पे किस रिएजेंट के लिए यूज होता है, और इससे क्या सुटेबल प्रोडक्ट बन सकता है, ये आपको एक कॉपी में अच्छे से लिख लेना चाहिए। एक तरफ लिखना है आपको रॉ मटेरियल, दूसरी तरफ आपको लिखना है उसके रिएजेंट्स, और तीसरी जगह लिखना है उसके वर्किंग फंक्शन। इससे क्या होगा, आपको जब भी पीवाईक्यू करोगे आपको यहाँ पे एक कन्वर्जन में भी हुआ थोड़ा हेल्प होगा, साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा कि हाँ यार ये रिएजेंट इस रॉ मटेरियल के लिए ये प्रोडक्ट देता है। अब जैसे जनरली यहाँ हेलो एल्केन हेलो एरिन कर रहे हो, तो हेलो एल्केन हेलो एरिन में आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारा रॉ मटेरियल होगा वो तो एल्कोहल भी है, ठीक है। और हमारे पास क्या हो सकता है यहाँ पे, या तो एल्काइल हेलाइड भी हो सकता है यहाँ पे, यानी एल्काइल क्लोराइड हो सकता है, एल्काइल ब्रोमाइड भी हो सकता है, उससे भी हम लोग क्या बना सकते हैं, हेलो एल्केन भी बना सकते हैं। डन। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक होना चाहिए कि आपको कौन कौन से रिएजेंट्स यहाँ होते हैं कि जो हेलो एल्केन हेलो एरिन बनाते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं अपने पीवाईक्यू क्वेश्चन को। और जो पहला जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू का वो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि क्या है। क्वेश्चन को रीड करिए और पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। पेन कॉपी लेकर बैठने से ये होगा आपको कि क्वेश्चन को साथ साथ आपको जो कंसेप्ट भी बताऊंगा वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलो देखते हैं। कंसीडर द रिएक्शन CH3 ट्वाइस टू CH सिंगल बॉन्ड CH2Br, और ये रिएक्शन जो हो रही है प्रेजेंस हो रही है इथेनॉल के प्रेजेंस में हो रही है, प्रोडक्ट बन रहा है CH3 ट्वाइस टू CH सिंगल बॉन्ड CH2O CH2 CH5 प्लस HBr। और जो सेकेंड रिएक्शन है वो कह रही है कि CH3 ट्वाइस टू CH CH2Br इन द प्रेजेंस ऑफ द C2H5O नेगेटिव है। यहाँ पे याद रखना, अगर ना समझ में आ रहा है तो यहाँ लिख दे रहा हूँ C2H5O नेगेटिव है, और यहाँ है C2H5OH है। अगर यहाँ O नेगेटिव नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो इथेनॉल ही लिख दो, वो भी बेटर रहेगा। अब प्रोडक्ट इसके लिए क्या बना है, CH3 ट्वाइस टू CH सिंगल बॉन्ड CH2O C2H5 प्लस Br माइनस इधर निकला हुआ है सीधा सीधा, यानी यहाँ पे HBr निकल जाएगा बाहर। अब ये पूछा जा रहा है कि यहाँ क्वेश्चन में कि द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड और रिस्पेक्टिवली, यानी आपको ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, मैकेनिज्म पूछा जा रहा है कि इनका किसका है, यानी ये दो रिएक्शन जो लिखा जा रहा है ये दोनों रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो किसके रिस्पेक्ट में काम करिए। यानी आपका क्वेश्चन आ रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आ रहा है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो चॉइस करने के दो तरीके हैं, एक SN1 और एक होता है SN2। अब SN1 में आपको याद होगा कि वहाँ पे हम अभी जस्ट चर्चा कर रहे थे आपको सॉल्वेंट की। तो जो SN1 रिएक्शन होता है उसके अंदर हमारे पास होता है पोलर पोट्रिक सॉल्वेंट होता है, और SN2 में क्या होता है, पोलर अपोट्रिक सॉल्वेंट होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, SN1 के लिए आपको पता होगा कि जो ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी, जो ऑर्डर होता है रेट ऑफ रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री सबसे कम, उससे कम होता है 1 डिग्री, और फिर होता है प्राइमरी।
और अब आपको यहाँ इंपॉर्टेंट एक और बात बता दूं कि 3 डिग्री से भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन होते हैं, क्योंकि SN1 में क्या होता है, कार्बोकैटायन जनरेट होता है इंटरमीडिएट, और इस वजह से वहाँ पे क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल हो सकता है मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए। और SN2 में क्या होता है कि ये एक ट्रांजिशन स्टेट होता है, इसके अंदर कोई कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है, और इसकी जो रिएक्टिविटी जो होती है, यानी रेट ऑफ रिएक्टिविटी जो ऑर्डर होती है, वो प्राइमरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी और टर्सरी क्या होता है, सबसे लेस होता है, कम होता है सबसे, ऐसा बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखोगे कि अगर ये इथेनॉल लिखा हुआ है, तो इथेनॉल लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कौन से तरह का सॉल्वेंट दिखाई दे रहा है आपको, पोलर पोर्ट्रिक सॉल्वेंट दिखाई दे रहा है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्या है ये, पोलर पोर्ट्रिक सॉल्वेंट। अब आपको ये तो देख के ऐसा लगेगा यार ये तो पोलर पोर्ट्रिक सॉल्वेंट दिया हुआ है, पोलर पोर्ट्रिक सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन शो करता है, बट आपको यहाँ पे प्रोडक्ट को देख के ही इसका आंसर देना है, क्योंकि अगर ये SN1 होगा और अगर ये पोलर पोर्ट्रिक होगा तो डेफिनेटली मैं भी बोल रहा हूँ कि क्या होगा, ये SN1 होगा, और SN1 होगा तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल आएगा। क्योंकि अगर आप यहां से देखोगे कि ये जो आप देख रहे हो CH3 जो CH2Br जुड़ा हुआ है, अगर मैं यहां से Br निकाल दूं तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। यहां पे कौन सा बन रहा है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और 1 डिग्री कार्बोकैटायन अगर बन रहा है और अगर ये SN1 है, ये पोलर पोर्ट्रिक सॉल्वेंट है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, SN1 है, और SN1 में तो कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि SN1 अगर कार्बोकैटायन होगा तो रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट माना जाएगा, नहीं पॉसिबल ही होगा। तो यहां देखो 1 डिग्री है, जस्ट उसके बगल वाले कार्बन को देखोगे तो वहां पे अगर हम हाइड्राइड शिफ्ट करके ले जाएं तो वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो जाएगा। सेकेंडरी क्या होगा, वो टर्सरी कार्बोकैटायन होगा। अगर हम हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो ये कार्बन 2 कार्बन से ऑलरेडी पहले से जुड़ा हुआ है, मतलब कुछ इस तरह से हो जाएगा CH3 और यहां से जो आपका एक है कार्बन जो ये है यहाँ पे CH, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ रहा था आपको पता है, कार्बोकैटायन आ रहा था। अब मैं कैसे भी करके ये हाइड्राइड शिफ्ट यहां अगर मैं कर देता हूं और ये कार्बोकैटायन तब यहां जनरेट हो जाएगा, तो ये जो कार्बोकैटायन जो यहां जनरेट होगा, और उससे भी मैं बेटर आपको बता दूं, यहां पे मैंने गलत लिखा, यहां आपको लिखना था CH, यहां पे कर दो, और यहां आपका आएगा अब CH2, यानी यहां पे आएगा आपका H, और यहां आपका आ जाएगा आपका ऊपर एक और H लिख के यहां पे लिखता हूं मैं 1। तो अब ये आपको क्या दिख रहा है, ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसका मतलब ये कौन सी डिग्री हो गई, 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो गई। और मैंने कहा अगर ये SN1 होगा तो इसका मतलब रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा तो इसका मतलब यहां से हाइड्राइड शिफ्ट कर देता हूं तो ये कार्बोकैटायन इस कार्बन पे चला जाएगा, इस कार्बन जाएगा, तो मतलब ये क्या बन जाएगा आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन जब यहाँ बनेगा तो अगला जो इसका पार्ट होगा, नेगेटिव पार्ट होगा, नहीं H+ और O नेगेटिव जो आएगा, यहाँ से H+ जो O नेगेटिव आएगा, वो O नेगेटिव अटैक कहाँ करेगा, यहाँ पे। तो जो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे आना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ है। प्रोडक्ट पे थोड़ा ध्यान दो कि वो जहां से Br है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, वहीं पे ही क्या किया है, आपका नेगेटिव पार्ट को अटैक कर दिया है। इसका मतलब आपको कंफर्म हो चुका है कि ये पोलर पोर्ट्रिक था, SN1 था, बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट बताया गया है वो SN2 के रिस्पेक्ट में कर दिया गया है, क्योंकि SN2 तो किस पे करता है, प्राइमरी पे करता है। इस वजह से ये जो होगा कौन से मैकेनिज्म शो करेगी, SN2 करेगी। कौन सा करेगा, SN2। अब मैंने बताया ना बहुत सारे कि जाएगा SN1, क्यों जाएगा SN1, क्योंकि आप तो सीधा सीधा इसको देख के ही बोल रहे हैं SN1, ऑप्शन भी दे रखा है SN1, मैं मानता भी हूं, बट यहाँ पे प्रोडक्ट को देख के हमें आंसर देना है। प्रोडक्ट में अगर ये यहाँ पे अगर अटैक किया होता, ये नेगेटिव पर जो यहाँ प्राइमरी की वजह यहाँ आपके टर्सरी कार्बोकैटायन पर अगर किया होता, तब ये मैं सीधा सीधा बोलता है ये SN1 मैकेनिज्म है, लेकिन ये कौन सा मैकेनिज्म है, SN2 है। सेकेंड वाला भी देखो रिएक्शन, वहां पे भी ये प्राइमरी पे ही कार्बोकैटायन यहाँ बन रहा है, और नेगेटिव पार्ट को देखो यहीं पे ही अटैक किया इसी कार्बन पे, जबकि ये भी आपका यहाँ पे SN1 है, पोलर पोर्ट्रिक है, ये भी रीअरेंजमेंट करके आपको कौन सा देता है, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन देता, लेकिन वहां पे अटैक ना करके वो प्राइमरी पे दिया है, तो इसलिए जो मैकेनिज्म शो हो रही है कौन सा हो रही है, SN2 ही हो रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, SN2 एंड SN2 ही मैकेनिज्म शो करेगा। तो सिंपल सा वर्ड है, आपको याद रखना है क्या कि यहाँ पे पोलर पोर्ट्रिक था, हमें पता था कि ये SN1 ही करेगा, लेकिन SN1 में आपको पता है कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, तो पहले रिएक्शन में टर्सरी पे जाना चाहिए था और दूसरी वाले रिएक्शन पे सेकेंडरी पे जाना चाहिए था। लेकिन आपको देखो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट आया हुआ है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, वो दोनों प्राइमरी पे हुआ है, और प्राइमरी किस पर फेवर करती है, SN2 पे करती है। इस वजह से इसका ऑप्शन क्या होगा, SN2 एंड SN2 ही होगा।
चलो आई होप आपको कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा और आंसर भी इसका आपको समझ में आ ही चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो फटाफट, समझो क्या पूछा गया आपकी बार तुमसे ये पूछा जा रहा है कि विच वन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग AIPMT प्री 2011 में पूछा गया है। सिंपल सी बात है यार, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये तो आप चाहे इस चैप्टर का मानो चाहे GOC से मान लो। मैं आपको बता दूं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, यानी रिप्लेसमेंट रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जनरली आगे न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है तो किसके द्वारा होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होगा। अब मैं आपको बता दूं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल के लिए एक फेवरेट रिएक्शन होती है। यानी ज्यादातर आपको रिएक्शन कौन से देंगे, अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं बेटर देन, ठीक है, यानी कि फेवरेट रिएक्शन होती है। और जो आपके एल्डिहाइड होते हैं, एल्कीन होते हैं, कीटोन होते हैं, ये सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। बस सिंपल सा इसका यही एक कंसेप्ट था और कुछ है ही नहीं, GOC से ही था। अब आपको यहाँ पता कर लो कि अगर कहीं अल्काइल हैलाइड होगा या कहीं अल्कोहल होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, और अगर एल्डिहाइड, कीटोन या फिर आपका क्या दिया हो बेटा वहाँ पे एल्कीन वगैरह कुछ दिया हो तो इसका मतलब वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। चलो फटाफट देखते हैं कि जो आपका रॉ मटेरियल है वो क्या दिया हुआ है। देखो पहला जो दिया है वो लिखा है CH3CHO, ये तो एल्डिहाइड ही है, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे लिखोगे कि CH3C डबल बॉन्ड OH और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होने की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो आपको पता है ये HCN होगा तो ये नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस पॉजिटिव पर ये वाला नेगेटिव जब आके अटैक करेगा यहाँ पे, और ये H+ कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक तो हो ही रहा है, न्यूक्लियोफिलिक आपका रिएक्शन तो हो रहा है, बट यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है बल्कि ये दोनों ऐड हो रहे हैं। ऐड हो रहा है तो मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होना चाहिए, एक को हटाना है दूसरे को लगाना है, उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पे वो नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, एक दोनों क्या हो रहा है, इसके अंदर ऐड हो रहा है, इसलिए कौन सा होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता अपना। दूसरा देखो ये एल्कीन दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या दिया है, वाटर दिया है, मतलब यहाँ H+ और क्या आएगा, OH- आएगा। अब इन दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में है, यहाँ पे अगर कुछ लिखा नहीं है तो मार्कोनी के अकॉर्डिंग से आप करोगे तो OH- इस कार्बन पे लगा दो और H+ इस कार्बन लगाओगे। कुछ निकल तो नहीं रहा है बल्कि ऐड ही हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। या तो यहीं से देख लो ये एल्कीन ही है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। कौन सी है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यानी कि प्रोपाइन, क्या बोल सकते हो आप इसको, प्रोपीन, सॉरी प्रोपाइन नहीं प्रोपीन बोलोगे आप। क्या दिया है आपको, प्रोपीन। अब प्रोपीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही ये भी शो कर रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। थर्ड है RCHO, अभी जस्ट ऊपर वाली जो रिएक्शन लिखी है वही यहाँ पे भी आ गया। एल्डिहाइड देखते ही मान बोलो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। जो लास्ट ऑप्शन है CH3 CH2 C CH3 CH2 Br, देखो Br आ गया है, मतलब ये आपका एल्काइल हैलाइड है। कौन सा है, एल्काइल हैलाइड। और मैंने अभी कहा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल के लिए फेवरेट रिएक्शन होती है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछा हुआ है और मैंने आपको बताया एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल जो होते हैं इसकी फेवरेट रिएक्शन होती है। आई होप आपको कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा और थोड़ा बहुत GOC के बारे में मैंने जो बोला वो भी चीजें समझ में आ ही गया होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन दे रखा है कि इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, और ये भी पूछा गया है प्री AIPMT प्री 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। 11 के बाद 12 वाला आ गया है, एक साल का चल रहा है कंसेप्ट लेकर। अब बताओ क्या हो सकता है, चलो आओ फटाफट रिएक्शन करते हैं। देखो यार ये दिया है CH3Br दिया है, और यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, केसियन मतलब अगर करोगे तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और अब यहाँ पे भी ये क्या होगा, नेगेटिव, और यहाँ ये कार्बन और हेलोजन में आपको पता है कार्बन के इलेक्ट्रॉन कम होती है, जिसकी वजह से पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और जब भी कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप कोई रिएक्शन कर रहे हो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके अंदर आपको ढूंढना है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, यानी एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज ढूंढ लो तो आपको पता है बस उसी का अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन करवा देना ही हमारा क्या कहलाता है, रिएक्शन कंप्लीट करता है। ऑर्गेनिक रिएक्शन में यही होता है, हमें ढूंढना ही होता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ढूंढना होता है। हमने सेट करके रख दिया है। अब करना क्या है, करना यही है यहाँ पे कि ये जो KBr होगा, ये देखो यहाँ माइनस है प्लस है, ये तो यहाँ से आप निकाल लो भाई, सीधा सीधा यहाँ से निकलेगा तो ये प्लस होगा, तो ये CN यहाँ पे अटैक करेगा तो CH3CN बन जाएगा, एल्काइल नाइट्राइट यानी मिथाइल नाइट्राइट बन गया।
अब मिथाइल जो नाइट्राइल बन रहा है उसके बाद यहाँ पे लिखा है एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा रहा है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस H3O+। अब आपको पता है कि ये किस में कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, तो CH3COOH आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। और अगला जो रिएक्शन लिखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या काम कर रहा है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है, रिडक्शन करवाने में काम करता है, यानी कि जहाँ पे रिडक्शन करवाने हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट। जहाँ का हमें ऑक्सीडेशन करवाना है उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, NaBH4 भी होते हैं, H2PD जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स के होते हैं, वो रिडक्शन के लिए काम करते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे Li और यहाँ पे क्या होगा आपका AlH4 है, डन। तो ये आपका किस में कन्वर्ट कर देता है, CH3CH2OH अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। और ये प्रोडक्ट आपका बन गया, अगर इसका कॉमन नेम लिखूँ तो ये है इथाइल अल्कोहल। क्या लिखा हुआ है, इथाइल अल्कोहल, या इसको ऐसे बोल सकते हो इथेनॉल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको, देखो पहला ऑप्शन इज राइट, इथाइल अल्कोहल, क्योंकि मीथेन नहीं बनेगा, एसीटोन नहीं बनेगा, एसिटाल्डिहाइड अल्डिहाइड नहीं बनेगा, सीधा क्या बनेगा, रिडक्शन करोगे इथाइल अल्कोहल बन जाता है। ओके, देखो अभी यहाँ एक काम चीज़ आ गई क्या, कि कन्वर्जन की काम आ गई। मैंने अभी शुरुआत में क्या कहा था, अगर आपको जो भी कोई रॉ मटेरियल दिया हो, क्या रिएजेंट, जैसे यहाँ पे आपको पता होना चाहिए केसियन दिया है, एल्काइल हैलाइड है, तो न्यूक्लियोफिलिक वाला रिएक्शन यहाँ पे चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे काम चल रहा है। भाई Br हट रहा है, Cn जुड़ रहा है यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की शो कर रहा है ये। अब आपको पता होना चाहिए ये एल्काइल नाइट्राइल जो है, अब आप पूरी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ले जाओगे, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक भी पढ़ ले जाओगे, एमाइन भी पढ़ ले जाओगे, तब आपको सब कुछ जब पढ़ लोगे तो आपको रॉ मटेरियल का भी पता चल जाएगा, साथ साथ आपको उनका रिएजेंट पता चल जाएगा, और आपको ये पता भी चल जाएगा कि वो क्या करता है, उसका वर्किंग फंक्शन। तो सिंपल सी बात है कि अल्काइल नाइट्राइल आपको हाइड्रोलिसिस जब करोगे, एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे, तो ये क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की प्रिपरेशन है। अब आपको यहाँ से पता चल गया। इसके बाद आपको ये भी पता चल गया है कि अगर हम अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जा रहे हैं तो मतलब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल की तरफ आ रहे हैं तो सिंपल सी बात है क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन के लिए क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, सिंपल सी बात है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से कन्वर्ट किसमें कर दिया, अल्कोहल में, इस वजह से ये क्या हो गया, आपका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ था। तो आपको मैंने वही बोला कि अगर आपको सारे रिएजेंट का वर्किंग फंक्शन पता होगा तो ये सब क्वेश्चन बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। डन, तो ये आपका ऑप्शन रहा इथाइल अल्कोहल। चलो कॉपी करो फटाफट, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो रेसिमाइजेशन व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ KOH हाइड्रोलिसिस। अब यार देखो यहाँ पूछा है रेसिमाइजेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हमने दो तरह के रिएक्शन पढ़ते हैं, एक SN1 और एक SN2 टाइप का। और जो SN1 होता है और SN2 के बीच का जो डिफरेंस होता है, मैं थोड़ा सा ओरली आपको बोल दे रहा हूँ। SN1 में सबसे पहली बात तो क्या होती है, वो 2 स्टेप रिएक्शन होती है, कार्बोकेटायन होता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका एल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है, यानी कि जो आपका बेस होगा वो आपको वहाँ पे क्या लेना है, एक तो मॉडरेट ले लो या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले सकते हो। वहाँ पे मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेने की जरूरत है वैसे तो, बाकी आपको क्या लेना होना चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल ले लो। और उसके लिए आपको क्या रखना चाहिए, इनकी ऑर्डर जो होती है रिएक्टिविटी की 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करूँ अगर SN1 में, तो मैं आपको बोलूँ कि SN1 की स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होती है वो रेशमिक मिक्सचर देता है, 50-50% देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटायन एक बन रहा है। अब पहले स्टेप में जो कार्बोकेटायन बनता है, तो दूसरे स्टेप में जो होता है न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक करता है, तो उसके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, वो फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी कर सकता है। फ्रंट से करेगा तो रिटेंशन, बैक साइड से करता है तो इन्वर्जन। और जब ये SN1 जो होता है आपको 50-50% जो प्रोडक्ट देता है, इनस्ट्यूमर होता है ना यहाँ पे 50-50% जो प्रोडक्ट देता है, तो आपको पता होना चाहिए वो रेशमाइजेशन होता है प्रोसेस। क्या होता है वो, रेशमाइजेशन। और वो कौन देता है, SN1 रिएक्शन देता है। सिंपल से पहुंच गए हम लोग कहाँ पे, SN1 पहुंच गए। अब SN1 के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक तो पहली बात उसके पास कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन का मतलब क्या होना चाहिए कि चारों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट, और वो कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। बस सिंपल सा, यहाँ पे वही कंसेप्ट लगाना ही है कि हमें यहाँ पे ये ढूंढना था, रेशमाइजेशन दिया था, रेशमाइजेशन SN1 शो करता है, और SN1 के लिए हमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन का मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट, और कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब चलो फटाफट वही चेक कर लेते हैं, आंसर मिल जाएगा आपको। चलो देखो क्या दिया है, यहाँ पे देखोगे तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ये बेंजीन दिया है यहाँ पे एक,
इससे ए सी जुड़ा हुआ है, इससे एक एच यहाँ जुड़ा हुआ है, इससे एक बी आर यहाँ जुड़ा हुआ है, एक सी एल जुड़ा है, डेफिनेटली है कि ये जो कार्बन होगा वो कायरल कार्बन होगा। और अगर कायरल कार्बन किस वजह से, देखो दोनों चारों ग्रुप क्या है बेटा आपके, ये डिफरेंट है। चारों ग्रुप जब डिफरेंट है तो इसका मतलब sp3 भी, क्योंकि चारों के चारों क्या है बेटा आपके सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब sp3 है कार्बन, इसका मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट। तो ये क्या शो कर रहा है आपका शो कर रहा है SN1 रिएक्शन शो कर रहा है, और SN1 होगा तो इसका मतलब रेशमाइजेशन तो ये करेगा। अब ये देख लो, ये है CH3C, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिखा है CH3, यहाँ लिखा है CH2 और यहाँ पे लिखा है C। इसको थोड़ा ऊपर ऐसे करके लिखूं तो ये देखो, ये कायरल कार्बन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन क्या आ गए, सेम आ गए एक ही कार्बन के ऊपर, तो ये कायरल कार्बन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं शो करेगा। तीसरा ऑप्शन देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि CH3 और C और यहाँ H है, यहाँ ऊपर भी CH3 है, यहाँ है CH3, सॉरी ये CH3 नहीं होगा, यहाँ पे होगा CH2 और यहाँ पे क्या होगा Cl। तो आप लोगों को बहुत सारे के मन में आ गया सर ये कायरल कार्बन ये भी नहीं है, और यहाँ तो CH2 है तो 2 हाइड्रोजन सेम आ गए हैं, एक क्लोरीन इधर है, एक ग्रुप इधर अलग है, बट एक कार्बन के 2 हाइड्रोजन सेम आ गया, तो इसका मतलब ये वाला भी कार्बन आपका कायरल कार्बन नहीं है, ये वाला भी कार्बन आपका कायरल कार्बन नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप क्या आ गए, सेम आ गए। इसका मतलब ये भी शो नहीं करेगा, ये भी शो नहीं कर रहा है और ये भी शो नहीं कर रहा है। अब ये तो यहीं से देखो पता चल रहा है, यहाँ एक CH3 ग्रुप लगा है, यहाँ एक Cl ग्रुप लगा है, यहाँ एक इथाइल ग्रुप लगा है, यहाँ एक H ग्रुप लगा है, और चारों क्या है सिग्मा बॉन्ड है, तो मतलब फुलफिल्ड हो रहा है किसके लिए बेटा, SN1 के लिए, क्योंकि कायरल कार्बन है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 कार्बन है, इसका मतलब ये SN1 शो कर रहा है। तो SN1 ये शो कर रहा है, SN1 ये शो कर रहा है, जो SN1 शो करता है वो आपका क्या करता है, रेशिमाइजेशन। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट और फोर्थ होगा। तो पहले में सेकंड एंड फोर्थ नहीं, थर्ड एंड फोर्थ नहीं, और यहाँ पे देख लेता हूँ फोर्थ में फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, सेकंड तो नहीं करता है, ये भी नहीं, तो ऑप्शन कौन सा बचेगा, थर्ड। क्यों, क्योंकि फर्स्ट एंड फोर्थ कर रहा है, फर्स्ट एंड फोर्थ कर रहा है, बस सिंपल सा। तो मैंने कहा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2, इन सबको इनके डिफरेंस अगर आपको पता रहेगा तो इनके ईजी वे में क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो वहाँ से ये क्वेश्चन दिया हुआ था, बस यही कंसेप्ट था यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और कॉपी पेन तो आप लिए होंगे तो लिख ही रहे होंगे, और कंसेप्ट को भी साथ साथ समझते होंगे, यानी कि आपको जाके क्या करना है, आज ही जाके आपको अपने डिफरेंस पहले फिर से क्लियर कर लो, SN1 में क्या होगा, SN2 में क्या होगा, क्योंकि वहाँ से भी और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो इसका मतलब उनको पढ़ना ही है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। वो अपना पहली प्रायोरिटी बना लो कि यार इसको तो तैयार करके ही जाना है हमें, ठीक है। तो फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर से देखो, अगला क्वेश्चन अगेन वापस वहीं से फिर आ गया, क्या दिया है, इन अ SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर देयर इज। देखो यार एक बात बताऊं मैं आपको कि एक्चुअली में अगर SN1 जो रिएक्शन होती है, मैं थोड़ा यहाँ पे रिएक्शन वगैरह सब करके बता रहा हूँ और तब यहाँ बता रहा हूँ। जनरली बहुत सारे बच्चे ये भी जानते हैं कि जो SN1 होता है वो रेशमाइजेशन होता है, रेशमिक मिक्सचर होता है, 50% आपको इन्वर्जन देता है, 50% आपको क्या देता है, रिटेंशन, इनाइंस ट्यूमर होते हैं एक दूसरे प्रोडक्ट, और ये रेशमिक मिक्सचर शो करते हैं, मानता हूँ बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको इन्वर्जन के प्रोडक्ट ज़्यादा मिलते हैं, मतलब 100% रेशमाइजेशन नहीं होता है, पार्शियल रेशमाइजेशन होता है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। पार्शियल क्या होता है यहाँ पे, रेशमाइजेशन, तो 100% नहीं होता है, यानी कि इन्वर्जन का प्रोडक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है इन कंपेयर किससे, रिटेंशन से। ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो SN1 और SN2 के मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म में क्या होता है कि जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ SN1 लेता हूँ, तो यहाँ मैं लेता हूँ R, यहाँ ले लेता हूँ R डैश, और यहाँ क्या लेता हूँ R डबल डैश, और यहाँ मैं लगाता हूँ एक हैलोजन ग्रुप, दिस इज अ टर्सरी अल्काइल हैलाइड ले लिया मैंने। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक न्यूक्लियोफाइल ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए OH माइनस। अब मैं यहाँ से ये, तो अब आपको पता होना चाहिए कि कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड को पहले ब्रेक करना पड़ेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा बेटा, ब्रेक करना पड़ेगा। और ऐसे तो ब्रेक करेंगे नहीं ना, ऐसे ब्रेक नहीं होते ना, तो ऐसे ब्रेक नहीं होते, इसके लिए हमें सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है। कौन सा सॉल्वेंट होता है, पोलर पोर्ट्रिक सॉल्वेंट। डन। तो यहाँ कोई भी पोलर पोर्ट्रिक सॉल्वेंट आप रखो और यहाँ पहले कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करोगे। जब कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो यहाँ बनता है एक कार्बोकैटायन बनता है। लेकिन मैं डायरेक्टली आपको क्या दे रहा हूँ, प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। प्रोडक्ट क्या लिख रहा हूँ कि ये OH एक बार तो मैं अटैक करवा दूंगा, कहाँ से कि आप देखोगे कि R डैश यहाँ होगा और एक आपका OH में यहाँ लिख रहा हूँ तो R इधर लिख दे रहा हूँ और R यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ आपका
डैश, ठीक। और दूसरा जो प्रोडक्ट लिखूंगा वो मैं लिखूंगा इस तरह से C, और यहाँ लिखूंगा R, यहाँ लिखूंगा आपका क्या हो जाएगा ये R डैश, और इधर क्या हो जाएगा R डबल डैश, और इधर क्या हो जाएगा OH। तो आप देखो कि एक साइड देखो OH जो ग्रुप है, ये जहां पे आपका ये लिविंग ग्रुप लगा हुआ था, जो लिविंग ग्रुप वाला जो ग्रुप जा रहा है उसी डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो मतलब ये तो रिटेंशन कर रहा है। तो कि कहां हो रहा है, ऐसी कंडीशन यहां हो रही है। तो ये क्या कर रही है आपकी, रिटेंशन कर रही थी। क्लियर, ये क्या कर रही है आपकी, यहां पे रिटेंशन कर रही है। जबकि ये देखो यहां पे क्या हो रहा है कि ये OH ग्रुप इसके बैक साइड से आके अटैक कर रहा है, तो ये यहां क्या कर रही है, इन्वर्जन कर रही है। क्या कर रही है, इन्वर्जन कर रही है। तो मैंने आपको बताऊं कि पहले ये कार्बोकेटायन बनता है, लेकिन आपको याद होगा SN2 रिएक्शन में पहले न्यूक्लियोफाइल जो होता है फ्रंट साइड से आकर बैक साइड से अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पार्शियल बॉन्ड धीरे धीरे टूटना स्टार्ट कर देता है। मतलब इधर से धीरे धीरे बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है, इधर से धीरे धीरे बॉन्ड क्या करना, टूटना स्टार्ट होता है। मतलब न्यूक्लियोफाइल तो पहले से अटैक कर ही रहा है ना, मतलब कि इन्वर्जन का जो प्रोडक्ट है वो तो रिटेंशन से पहले ही बनना स्टार्ट हो गया था। ऐसा देखा जाए तो SN2 में ज्यादा समझ में आएगा ये चीजें, ठीक है। तो इसी वजह से यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि यहां पे जो होता है इन्वर्जन का जो प्रोडक्ट होता है वो रिटेंशन से क्या होता है, ज्यादा होता है। और हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये प्योर आपका 100% रेशमाइजेशन होता है। ये क्या होता है, एक पार्शियल रेशमाइजेशन होता है, जिसमें इन्वर्जन के प्रोडक्ट क्या होते हैं, ज्यादा मिलता है मेजर प्रोडक्ट में, ठीक है। तो बस वही देख लो, क्या 100% इन्वर्जन होता है, नहीं भैया 100% इन्वर्जन मैंने बोला नहीं कर सकता। 100% इन्वर्जन भी नहीं होता है, 100% रेशमाइजेशन भी नहीं होता है। ये भी बात सुन लो, पार्शियल रेशमाइजेशन होता है ना, तो 100% रिटेंशन भी नहीं होता है, ये भी सुन लेना ध्यान पे। हाँ, ये आपका वहां हो सकता है, SN2 में हो सकता है, SN1 के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ स्पेशल किसके लिए पूछा जा रहा है, SN1 के लिए पूछा जा रहा है। और कायरल कार्बन का मतलब ये हो गया कि अगर कहाँ किसी भी SN1 में अगर कायरल कार्बन है तो उसके लिए जो होता है यहाँ पे रेशमाइजेशन पार्शियल होता है। 100% रेशमाइजेशन मैंने वही बोला, जस्ट नहीं होता है, पार्शियल करता है। तो लिखा है इन्वर्जन मोर देन द रिटेंशन लीडिंग टू द पार्शियल। सही बात है एकदम, 100%। अभी मैंने यही बोला कि यहाँ पे जो होता है 100% जो होता है बेटा वो रेशमाइजेशन नहीं करता है, बल्कि करता क्या है, आपका पार्शियल रीअरेंजमेंट करता है। और जो मैंने कंडीशन बताई वही करा है कि पहले से ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल तो अटैक तो कर ही रहा था, इसका मतलब उसका प्रोडक्ट पहले से ही रिटेंशन से ज्यादा बन ही रहा है। तो ये पार्शियल रेशमाइजेशन करने की वजह से इन्वर्जन क्या होता है, ज्यादा प्रोडक्ट मिलता है। 100% रिटेंशन भी नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन सा, थर्ड ऑप्शन इज राइट होगा, इन्वर्जन मोर देन द रिटेंशन लीडिंग टू द पार्शियल पार्शियल रेशमाइजेशन बोलते हैं। डन बेटा, ये नोट करके रख लो कॉपी में, ये डिफरेंस नोट करके रख लो। जब डिफरेंस लिखने जाओ SN1 SN2 में, तो याद रखना, माइंड में रखे रहना 100% क्या होता है, रेशमाइजेशन नहीं होता है। SN1 जहां कायरल कार्बन होगा तो वहां पे आपको याद रखना, क्या रखना है कि वो इन्वर्जन के प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं कंपेयर किससे, रिटेंशन से। क्यों, क्योंकि यहाँ पार्शियल रेशमाइजेशन होता है। चलो, कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा और आपको क्वेश्चन भी समझ में आ ही गया होगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड AIPMT 2015 का ये क्वेश्चन है, और बढ़िया से समझो और क्या दिया गया है। दिया गया है, देखो मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग एल्काइल हैलाइड बनाते हैं अल्कोहल से, तो याद होगा कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड यानी प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल के लुकास रिएजन होते हैं। लुकास रिएजन क्या होता है, जहां 1:1 मतलब कि कंसंट्रेशन HCl, और यहाँ पे क्या होता है, एक होता है आपके पास एनहाइड्रस ZnCl2 डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है, ठीक है। ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है, जैसे ZnCl2 होता है, H2SO4 होता है, H3PO3 होता है। तो ये सब क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट्स होते हैं। लेकिन उसमें से लुकास रिएजेंट कौन से होते हैं, कंसंट्रेशन HCl रेशियो किसका, ZnCl2 1:1 का जो रेशियो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट बोलते हैं। अब लुकास रिएजेंट किस काम में आता है, आपको पता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर। और दूसरा एक और बता दूं कि लुकास रिएजेंट जो होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए यूज होता है। टर्सरी तो रूम टेम्परेचर पे ही हमें अल्कोहल से क्या मिल जाता है, अल्काइल हैलाइड मिल जाता है। तो सिंपल सा पॉइंट क्लियर हो चुका है। ये पहले चेक कर लो, यहाँ क्या चेक करना है, यहाँ यही चेक करना है कि कौन कौन सी डिग्री की अल्कोहल हमें दी गई है। 1 डिग्री दी गई, 2 डिग्री दी गई, 3 डिग्री। अगर 1 डिग्री होगा तो उसके साथ लुकास रिएजेंट होना चाहिए, 2 डिग्री है तो लुकास रिएजेंट होना चाहिए, 3 डिग्री है नहीं है फिर भी वो अल्काइल हैलाइड देगा, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पर दे देता है। चलो तो देखो ये कौन सी डिग्री है, आपको 1 डिग्री है, एनहाइड्रस ZnCl लगा है, HCl लिखा है, इसका मतलब लुकास रिएजेंट है, ये तो करेगा ही करेगा। क्लियर हो गया। दूसरा ये आपका 1 डिग्री है लेकिन HCl लिखा हुआ है और यहाँ पे कोई लुकास रिएजेंट यूज नहीं किया है, तो ये आपको नहीं दे सकता है, इसको नोट कर लीजिए।
ये देखो आपको टर्सरी अल्कोहल दिया है और टर्सरी अल्कोहल HCl के रिएक्शन हो रहा है, और मैंने आपको बताया यहाँ लुकास की जरूरत नहीं होता है, लुकास प्राइमरी और सेकेंडरी में जरूरत होती है। इसका मतलब ये तो दे ही सकता है रूम टेम्परेचर पर। फोर्थ वाला ऑप्शन देखो, सेकेंडरी अल्कोहल दिया हुआ है, सेकेंडरी अल्कोहल एनहाइड्रस ZnCl2, मैंने अभी बताया प्राइमरी और सेकेंडरी तो देते ही है ZnCl2 पे यानी लुकास रिएजेंट पे, तो ये भी आपका क्या बनाएगा, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन तो करेगा ही करेगा। कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी के लिए हम यूज करते हैं लुकास रिएजेंट, टर्सरी तो रूम टेम्परेचर होता है, बस वहीं से यहाँ से चेक कर लो कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है, लुकास है, अगर सेकेंडरी है तो लुकास है, टर्सरी है HCl ही लिखा है, लुकास नहीं लिखा हुआ है, मतलब वो ZnCl2 नहीं लिखा है, तब भी वो चल जाएगा, रूम टेम्परेचर काम जाए। लेकिन अगर प्राइमरी लिखा है, HCl लिखा है, लुकास रिएजेंट यूज नहीं हुआ है, मतलब ZnCl2 यूज नहीं हुआ है, तो वो नहीं दे सकता है, सीधी सीधी बात है। तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, इसका ऑप्शन हो सकता है आपका क्या होगा कि फर्स्ट भी दे रहा है, थर्ड दे रहा है, फोर्थ दे रहा है, तो चेक कर लेते हैं, थर्ड फोर्थ नहीं, और दूसरा फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, यस ये तो देगा, फोर्थ ओनली ये भी नहीं हो सकता है, मतलब अकेला ही फोर्थ थोड़ी देगा, फोर्थ देगा लेकिन अकेला नहीं देगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड भी, फर्स्ट और थर्ड भी है, और फर्स्ट और सेकंड तो वैसे ही नहीं दे रहा है, तो फर्स्ट तो दे रहा है, लेकिन ये भी एक क्वेश्चन नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये भी रॉन्ग है आपका, ए भी रॉन्ग है, ए भी रॉन्ग है, सही कौन सा है आपका, सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक, आपको कंसेप्ट भी समझ में आ गया, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड किससे हो रहा है, अल्कोहल से हो रहा है, वहां से क्वेश्चन है, डन, प्रिपरेशन से क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द रिएक्शन, और यहाँ पे रिएक्शन ये लिखी हुई है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है कि CH3CH2 और यहाँ पे है CH2Br, क्या लिखा हुआ है, CH2Br, और एक रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, NaCN, और यहाँ प्रोडक्ट मिल रहा है आपको CH3CH2, और यहाँ पे क्या रहा है कि CH2 और CN आ रहा है, प्लस NaBr क्या निकल रहा है बाहर। ठीक है, ये रिएक्शन लिखा है, दिस रिएक्शन विल बी द फास्टेस्ट, अरे वाह क्या गजब का क्वेश्चन है, 2016 में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 अगर आपको पता होगा तो वहां से क्लियर हो जाएगा। ये पता कहां से करना पड़ेगा, पता है कि ये SN1 है कि SN2, क्योंकि अब की बार क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, तुमसे ये सब दे दिया है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट होते हैं दो, पोलर पोट्रिक, पोलर अपोट्रिक। अब यही मैंने कहा था स्टार्ट करने से पहले कि आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि कौन सा पोलर है और कौन सा पोलर पोट्रिक है और कौन सा पोलर अपोट्रिक है, ये क्वेश्चन यहां से। बट उसके लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि पहले रिएक्शन क्या हो रही है, SN1 कि SN2 हो रही है। अगर आपको यहां से पता ही चल जाए कि यार ये तो SN1 है, तो SN1 के लिए तो पोलर पोट्रिक होना चाहिए, और अगर ये पता चल जाए ये SN2 है तो इसके लिए तो अपोट्रिक SN2 के लिए होना चाहिए, और आपके SN1 के लिए क्या होना चाहिए, पोलर पोट्रिक होना चाहिए, ये तो आपको आइडिया ही है, डन। तो लेकिन अब यहां आपको ये पता कर लेना होगा कि ये रिएक्शन शो क्या कर रही है। अगर मैं पहले ये पूछूं तो आपको पता है कि अगर आयनिक फॉर्म अगर बन रहा है, आयनिक कॉन्जन यहां पे हो रहा है, जो रिएजेंट यहां पे दिया गया है ये NaCN, अगर ये आयनिक में है, आयनिक का होना ही है क्योंकि ये CN पर नेगेटिव चार्ज होगा और Na पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और आपके NCERT में जो टेबल बना हुआ है वहां आप जाके देखोगे सारे रिएजेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और वहां पे आपको जो सारे रिएजेंट लिखे हुए हैं अगर वो आयनिक में है यानी एक्चुअल में अगर चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव, तब वो सबके सब SN2 देते हैं, और जो न्यूट्रल्स होते हैं वो सबके सब आपके क्या देते हैं, SN1 देते हैं। तो आपको देखो ये कौन सा रिएक्शन शो करेगा, SN2, क्योंकि एक्चुअल में चार्ज में आ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं आयनिक है। तो अब ये तो पता चल गया कि ये SN2 रिएक्शन हो रहा है, और SN2 के लिए हमें क्या चाहिए, पोलर अपोट्रिक सॉल्वेंट। अब मैं आपको थोड़ा सा इनको हिंट बता दे रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ कि पोलर पोट्रिक सॉल्वेंट और पोलर अपोट्रिक सॉल्वेंट में कैसे पहचान करोगे। अपोट्रिक सॉल्वेंट में देखो, पोलर पोट्रिक आज के बाद उसको कहना कि हाइड्रोजन फोन आपको पता होगा ना, FON मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अगर जुड़ा हुआ होगा कोई कंपाउंड होगा तो हमेशा क्या करेगा आपका, वो आपका क्या शो करेगा, पोलर पोट्रिक सॉल्वेंट देगा, इसके साथ अगर जुड़ा हुआ होगा तो। लेकिन अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जुड़ा नहीं है, किसी और के साथ जुड़ा हुआ हो, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, सल्फर के साथ जुड़ा हुआ हो ना, और किसी के साथ जुड़ा, मतलब सिर्फ इनके साथ ना डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, फ्लोरीन के साथ डायरेक्ट ना जुड़ा हुआ हो, ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट ना जुड़ा हो, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट ना जुड़ा हो, वो सब के सब क्या होते हैं, पोलर पोट्रिक सॉल्वेंट, पोलर अपोट्रिक सॉल्वेंट होते हैं। और पोलर पोट्रिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन
डायरेक्टली किससे जुड़ा हो, ऑक्सीजन से जुड़ा हो, नाइट्रोजन से जुड़ा हो, फ्लोरीन जुड़ा हो, तो वो कौन से आपके शो करेंगे, पोलर पोर्ट्रिक सॉल्वेंट शो करेंगे। तो बस डिफरेंस क्लियर हो गया। अब यहाँ पे पता कर लो, ये वाटर है, याद ही होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। ये इथेनॉल है, CH3 CH2OH, यहाँ पे भी देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ये मिथेनॉल है, CH3OH, ये भी किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। तो तीनों को तो नीचे कौन से दिए हुए हैं, तीनों नीचे आपके हैं पोलर पोर्ट्रिक सॉल्वेंट। तो बचा कौन सा, NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड DMF, और इसका स्ट्रक्चर में बना देता हूं यहाँ पे कि NCH3 और यहाँ से आएगा C, यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड O। तो आप देख लो यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ पाया। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता तो ये भी पोलर पोर्ट्रिक होता। लेकिन ये देखो कार्बन किसके साथ जुड़ा है, हाइड्रोजन। मैंने कहा ना कि इनके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन के साथ सल्फर के साथ जुड़ा हुआ होगा, या नाइट्रोजन के साथ नहीं, कार्बन या सल्फर के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो आपका क्या करेगा, पोलर अपोर्ट्रिक सॉल्वेंट देगा। तो ये याद करने का भी एक ट्रिकिंग है, आप ऐसे भी पता कर सकते हो अगर आपको याद नहीं है कि कौन से पोलर पोर्ट्रिक है, कौन से अपोर्ट्रिक सॉल्वेंट है, तो इसके लिए बड़ा हेल्पफुल करेगा काम। क्लियर। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। बस सिंपल सा एक तरीका, कंसेप्ट सब कुछ क्लियर है। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखो कहाँ से आ रहे हैं, SN1 और SN2 से आ रहे हैं। तो बढ़िया सा मैं तो कहूँगा वापस फिर से इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद जिसका भी अभी भी डाउट है SN1 SN2 के बीच में डिफरेंस, तो आप उसको अच्छे से समझ लो अपने नोट्स में। डन। चलो नेक्स्ट, अब भी आ गया बाइफिनाइल कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए भाई POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होनी चाहिए भाई, पास नहीं होनी चाहिए ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव देते हैं। और मैं थोड़ी बात आपको बता दूं कि जो बाइफिनाइल कंपाउंड होते हैं, बाइफिनाइल जो कंपाउंड होते हैं वो अर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट होते हैं। किस पोजीशन पर होते हैं, अर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट होते हैं। जैसे ये है आपका बाइफिनाइल कंपाउंड, ठीक है। तो अगर ये एक मैंने ग्रुप को पकड़ रहा हूं, इससे ये अगर ग्रुप जुड़ा है तो इसका पोजीशन कौन सा होगा, ये अर्थ हो तो यहाँ A ले लो, और इसका अर्थ हो यहाँ पे होगा तो क्या होगा, ये B। और अगर इस रिस्पेक्ट इसके लिए करोगे तो इसका अर्थ हो क्या हो जाएगा, A, तो इसको मान लो C, और ये इसका अगर होगा तो अर्थ हो इसके रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा, D। तो यहाँ एक कंडीशन याद रखना, ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए बाइफिनाइल के अंदर एक कंडीशन होनी चाहिए कि A नॉट इक्वल टू B, और यहाँ याद रखना C नॉट इक्वल टू D। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये ऐसे नहीं होते हैं, एक दूसरे, ये जो एक ग्रुप है, दूसरा जो फिनाइल है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब ये एकदम एग्जैक्ट नहीं होते, थोड़ा सा ये इसे टर्न करके होते हैं। और इसकी वजह से ये जो ग्रुप अगर यहाँ चारों लगे हुए होंगे तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस करने की वजह से वो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेंगे। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो मतलब इस पूरे ऑप्शन में आपको यही ढूंढना है कि जहां कहीं A B C D एक दूसरे के इक्वल न हो। अगर है तो थोड़ा सा याद रखना, स्टेरिक हिंड्रेंस अगर होगा तभी होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो वहां तो आराम से क्या करेगा, POS पास कर जाएगा। तो अगर आप यहां से अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये और B दोनों क्या होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम है तब तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो जाएगा, अगर सेम नहीं है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं होगी तो ऑप्टिकली एक्टिव। कंसेप्ट यही है। चलो फटाफट चेक करते हैं। देखो ये पहली बात CH3 है और ये ग्रुप में क्या है, H और H, ये तो कंडीशन फुलफिल इसको कर ही नहीं रही है ना। देखो यहाँ A और B, ये A है और ये B है, ये दोनों क्या बेटा सेम हो गए, इधर भी H है इधर भी H है, ये भी दोनों क्या हो गए आपके, सेम हो गए। जब सेम हो गए तो इसका मतलब यहां से तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री पास ही कर जाएगी, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं करेगा। इसके लिए देखो यहाँ पे भी ये H, इसके रिस्पेक्ट में ये अर्थो और ये अर्थो है, यानी ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन अर्थो है, तो यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, चारों ग्रुप तो आपके दोनों A B और C D सेम है, यानी ये भी नहीं करेगा। डन। अब इसके बाद ये देखो, ये यहाँ क्या दिया है Br, यहाँ क्या दिया है I, यहाँ क्या दिया है Br, यहाँ क्या दिया है I, इसका अर्थो पोजीशन तो यही दोनों कार्बन होंगे ना, क्योंकि ये मेन ग्रुप है यहाँ से अटैच है, तो इसके लिए अर्थो पोजीशन ये, इसके लिए अर्थो पोजीशन ये। इसके लिए अगर देखा जाए, अगर ये अटैच करोगे तो इसके लिए अर्थो पोजीशन ये और इसके लिए अर्थो पोजीशन ये। और यहाँ देखो Br दिया है, इज नॉट, Br किसके यहाँ पे है, देखो A और B अगर नॉट इक्वल टू B देखे तो ये फुलफिल्ड हो रहा है, क्योंकि यहाँ Br है यहाँ I है। अगेन यहाँ पे देखो C इज नॉट इक्वल टू D, तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ C है और ये D है, वहाँ पे देख लो तो ये भी नॉट इक्वल टू D है, तो इसका मतलब यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं होगी, इसका मतलब ये क्या होगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यही वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन था।
कंसेप्ट क्लियर हो जाए क्या? बाइफिनाइल कंपाउंड अर्थो पोजीशन होते हैं सब्स्टिट्यूएंट, और अगर उस पोजीशन पर अगर स्टेरिक हिंड्रेंस है तो इसका मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव शो करते हैं। बस सिंपल सा यही कंसेप्ट था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट द फास्टर थ्रू द SN1 मैकेनिज्म। यार अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रिएक्टिविटी के बारे में आपको डिस्कस किया था, तो रिएक्टिविटी आप देखोगे तो किसकी सबसे ज़्यादा होगी रिएक्टिविटी SN1 में? आपको पता है कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, लेकिन उस 3 डिग्री से भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं किसके? एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, क्योंकि SN1 में एक कार्बोकेटायन जनरेट होता है, रीअरेंजमेंट होता है, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आपको पता भी है कि 3 डिग्री से भी ज़्यादा एलाइलिक और बेंजाइलिक का होता है। बस तब यहाँ करना क्या है, वही टेस्ट कर लो कि किसमें कौन सी डिग्री कार्बोकेटायन दिया है, क्लियर करते हैं। ये Cl से यहाँ निकालोगे तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये Cl यहाँ से निकालोगे तो ऐसे देखो तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन होगा, बट यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, ये एलाइलिक कार्बोकेटायन बना रहा है। कौन सा बना रहा है? एलाइलिक कार्बोकेटायन। एलाइलिक कार्बोकेटायन क्यों बना रहा है? क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, डबल बॉन्ड है, तो कौन सा कार्बन कहलाता है? एलाइलिक कार्बन। यानी यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटायन बन रहा है? एलाइलिक कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल होता है आपके 3 डिग्री से भी ज़्यादा। यहाँ से Cl निकालोगे तो ये फिनाइल कार्बोकेटायन बना रहा है। कौन सा बनाएगा? फिनाइल कार्बोकेटायन। और आपको पता है फिनाइल कार्बोकेटायन अनस्टेबल होता है, क्लियर। और अगर ये यहाँ से निकालोगे तो ये विनाइल, समझ में आ रहा है? विनाइल बन रहा है, विनाइल तो अनस्टेबल ही होता है, ये जो कार्बोकेटायन बनता है ये अनस्टेबल होता है इन कंपेयर के एलाइलिक से भी ज़्यादा। इस हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो इसका मतलब जो फास्टर रिएक्शन करेगी तो किसके ऊपर करेगी? सेकंड पे ही करेगी, क्योंकि वो एलाइलिक कार्बोकेटायन होगा, और SN1 के लिए एलाइलिक कार्बोकेटायन ही होता है। क्यों? SN1 कार्बोकेटायन रिप्रेजेंट करता है, और कार्बोकेटायन रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब रीअरेंजमेंट तो होगा ही होगा। डन, कंसेप्ट भी समझ में आ रहा है, क्वेश्चन भी होते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अगेन वापस फिर से आ गया, किसका? HCl एनहाइड्रस ZnCl2। इसको देखते ही आप पता करो किसके लिए काम करता है। ये काम करता है अल्कोहल को पहचानने के लिए कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। डन। अब आपको यहाँ ये पूछा है मेंशन कि फास्टेस्ट कौन करेगा? फास्टेस्ट वही करता है, कौन सा? अभी आपको बता दूं, 1 डिग्री लॉन्ग टाइम में, 2 डिग्री अल्कोहल 5 to 10 मिनट्स में, और 3 डिग्री अल्कोहल विद इन द सेकंड में करता है फास्ट के लिए। और सेकंड में वो बहुत फास्ट करेगा। जो टर्सरी अल्कोहल होगा वो बहुत तेजी के साथ करेगा, ठीक है। किसके लिए? लुकास रिएजन के लिए, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो सारे अल्कोहल दिए वहाँ पे क्या चेक कर लेना है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री चेक कर लो, आंसर मिल जाएगा अपने आप। तो पहला जो दिया है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, तो 1 2 3 प्रोपेनॉल दिया है, तो यहाँ लगा दो OH और यहाँ लगा दो CH3, क्योंकि 2 मिथाइल बोला है। तो यानी 1 मिनट, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल बोला है ना, 1 मिनट, तो यहाँ 1 2 और ये 3 इसके साथ ही जोड़ना है, और दूसरे पे हाँ मिथाइल दिया है, सही तो है यहाँ पे, और यहाँ OH हो गया, यहाँ पे आपका CH3 1 2 3, और ये क्या हो गया यहाँ पे 4, तो ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। तो देखोगे कि यहाँ पे ये अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री अल्कोहल है, सीधा सीधा देख लो कौन सा डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक। ब्यूटेन 1 ऑल 1 2 3 4। अब मैं यहाँ हाइड्रोजन नहीं भर रहा हूँ, आपको समझ में आया कि यहाँ पे CH3 आएगा, CH2 आएगा, CH2 आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा? CH2, और यहाँ पे क्या आएगा? OH। देखो ये OH जिस कार्बन से अटैच है वो एक ही कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है। लॉन्ग टाइम ये भी लगाएगा, लॉन्ग टाइम ये भी लगाएगा। लॉन्ग टाइम क्या यहाँ पे बोला भी जाता है, नो टर्बिडिटी आती है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन 30 मिनट के बाद यहाँ पे भी थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है इसके अंदर। ब्यूटेन 2 ऑल 1 2 3 4, ऑल 2 पे बोला है, इसका मतलब OH यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो H। तो आप देखोगे OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये तो 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। और 2 डिग्री अल्कोहल किस में देता है? 5 to 10 मिनट्स में। हमें ढूंढना है 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि वही तो सबसे फास्ट करेगा जो विद इन द सेकेंड में कंप्लीट करता है। 4th वाला ऑप्शन देखते हैं, कौन सा ऑप्शन देखते हैं? 4th वाला। तो वो 4th वाला ऑप्शन में यहाँ लिख रहा हूँ, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल है, तो 1 2 3 2 प्रोपेनॉल, मतलब इसी पे OH लगा दो, इसी पे CH3 लगा दो, यहाँ CH3 यहाँ CH3। अब की बार OH जिस कार्बन से अटैच है, देखो वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, 3 डिग्री अल्कोहल है, और यही तो आपका क्या करेगा? विद इन द सेकंड के अंदर आपका क्या करता है? ये आइडेंटिफाई कर देता है कि ये टर्सरी अल्कोहल है। इसका मतलब लुकास रिएजन यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट करता है किसके अंदर? 3 डिग्री में। तो बस, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? 4th वाला ऑप्शन। तो ये कंसेप्ट था आइडेंटिफिकेशन ऑफ द 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किसके प्रेजेंस से? लुकास रिएजेंट, और लुकास रिएजेंट 3 डिग्री। एक और यहाँ कंसेप्ट बता देता हूँ, नहीं पता होगा तो जो नॉर्मल 1 डिग्री 2 डिग्री, 1 डिग्री नॉर्मल लॉन्ग टाइम या 30 मिनट्स, कुछ लोग कहते हैं नो टर्बिडिटी, बात वो भी सही है।
2 डिग्री जो एल्कोहल होगा 5 to 10 मिनट्स, 3 डिग्री जो एल्कोहल होगा वो विद इन द सेकेंड। बट अगर 1 डिग्री एल्कोहल, अगर वहां पे रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल अगर वहां पे रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है तो वो भी क्या करता है, सेकंड के अंदर ही क्या करता है, पॉसिबिलिटी करता है। अब मगर मैं यहां पे जो पहला वाला कंपाउंड था ये अगर बात करूं यहां पे, तो यहां पे अगर मैं बात करता, यहां पे आपका कौन सी डिग्री बन, 1 डिग्री बन रहा है, और 1 डिग्री अगर ये बन रहा है तो इसका मतलब ये आपका 2 मिथाइल, यहां अगर मैं शिफ्ट करता इसको, यहां अगर मैं शिफ्ट कर देता इसको, इसके हाइड्रोजन, तो यहां पे आप देखो टर्सरी बनता, तब ये भी क्या करता विद इन द फर्स्ट। बट ये नॉर्मल की पूछा था, इसलिए हमने क्या किया, थर्ड वाला फोर्थ वाला ऑप्शन को आपने सेट किया कि टर्सरी तो अल्कोहल ये भी है, तो इसलिए विद इन द सेकंड में कंप्लीट करेगा। तो याद रखना रेजोनेंस स्टेबलाइज अगर होता है तो वहां पे 1 डिग्री 2 डिग्री भी क्या करता है, विद इन द सेकंड के अंदर आपको क्या देता है, टर्बिलिटी दे देता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन फोर्थ होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ द 2 ब्रोमोपेंटेन, पहले लिख लेते हैं 2 ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 2 ब्रोमोपेंटेन बोला है तो मतलब 5, 2 ब्रोमो मतलब यहाँ Br लगा दो, यहाँ लगा दो CH3। एक काम करते हो थोड़ा इसको ऐसे लिखना, CH2H यहाँ लगाओ, यहाँ H लगा के यहाँ पे H और यहाँ लिख दो CH2 और यहाँ लिख दो CH3 देन। और थोड़ा सा इसको इधर लेना क्योंकि रिएक्शन लिखना था तो 2 प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो थोड़ा इधर से लिखते हैं। तो लिखते हैं फिर से 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ CH2 लिख के यहाँ H लिखना, यहाँ Br लिखना है, यहाँ ऊपर H लिख देना है, यहाँ एक H इधर, एक H इधर, इधर तो CH2 लिखना है, इधर तो CH3 लिखना है। और यहाँ से अब आपको क्या कह रहा है, पेंटुइन बनाने के लिए कह रहा है, तो पेंटुइन बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5, 1 2 3 4 और ये 5, 2 नंबर पे मतलब 1 और 2 यानी यहाँ लगा दो, यहाँ बनेगा CH3, यहाँ 1 2 3 यहाँ CH, 1 2 3 यहाँ CH, CH2 CH3। एक तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, मेजर प्रोडक्ट एक क्या बन रहा है, कौन सा बन रहा है, कह रहा है मेजर प्रोडक्ट जो बन रहा है यहाँ पे पेंटुइन ही आ रहा है ऐसा। तो ये कह रहे हैं कि ये रिएक्शन जो हो रही है, ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये जो रिएक्शन हो रही है पेंटुइन जो बन रही है, एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं 2 ब्रोमोपेंटेन से हम बना रहे हैं पेंटुइन, तो इनमें से ये कौन सी टाइप की रिएक्शन कहला रही है। तो सिंपल सी बात है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। फॉलोस जेट्सॉफ रूल, जेट्सॉफ रूल सेटजप्स रूल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आया है वो किससे आया है, सेटजप्स रूल का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसको भी ये बीटा एलिमिनेशन हो रहा है। बीटा एलिमिनेशन क्या हो रहा है कि ये यहाँ से या तो फिर यहाँ से, हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो वो अल्फा कार्बन, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होता है, बीटा, तो बीटा ए भी होगा और बीटा आपका ए भी होगा। तो इसके 2 प्रोडक्ट बनने के पॉसिबिलिटी बन रहे हैं। एक बार अगर आप बीटा इस हाइड्रोजन से निकालोगे तो पेंट1इन आएगा, वो भी शायद यहाँ बना ही देता हूँ प्लस करके CH3CH, एक काम करते हैं यही बनाते हैं ना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 1 2 3 4 और यहाँ बनेगा CH3। तो चेक कर लो 1 2 3 4 सही है। तो ये आपका पेंट1इन और ये आपका पेंट2इन हो गया। तो अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो मेजर प्रोडक्ट होगा, अगर यहाँ सेटजप रूल लगाओगे तो सेटजप रूल क्या होता है कि जहाँ मोर सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन होते हैं वो सेटजप प्रोडक्ट आपके मेजर होते हैं, और जहाँ लेस सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन होंगे तो वहाँ आपके क्या होते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये रूल तो फॉलो कर ही रहा है, क्यों, क्योंकि पेंट2इन बनाने के लिए बोला। अगर यहाँ पेंट1इन बोला होता तब ये ना होकर हॉफमैन आता। ये चीज को दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये यहाँ पे कौन सा रूल को फॉलो कर रहा है, जेट्सी और जेट्सो मतलब कि सेटजप रूल को कर रहा है। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, ये एकदम सही है, डीहाइड्रो, क्योंकि यहाँ पे आपको एक साथ हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से आपका क्या निकल रहा है, हेलोजन, बीटा कार्बन से क्या जा रहा है आपका हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन और हेलोजन एक साथ निकल के जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, या इसको बीटा पोजीशन से अगर हाइड्रोजन जा रहा है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है, ये इस रूल को भी फॉलो कर रहा है, इसको भी फॉलो कर रहा है, इसको भी फॉलो कर रहा है, फर्स्ट को भी। जो लास्ट लिखा है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है, हाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल, तो यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का निकलना क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन। यहां से वाटर नहीं निकल रहा है बल्कि हाइड्रोजन और हेलोजन निकल रहा है, तो इसलिए इसको डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा, तो होगा क्या, ABC। तो पहले क्या है, ACD नहीं, BCD नहीं, क्योंकि यहाँ A नहीं है, A होना चाहिए था इसलिए नहीं होगा। यहाँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ B नहीं था, और D तो होगा ही नहीं, वैसे भी तो यहीं से निकाल, जहाँ जहाँ D है उसको निकाल दो, जैसे यहाँ D है इसको भी निकाल दो, तो इसका मतलब बचेगा कौन सा, फोर्थ वाला ऑप्शन बचेगा, क्योंकि ABC कर रहा है, ABC कर रहा है। कंसेप्ट भी क्लियर, पॉइंट भी क्लियर हो गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो SN1 रिएक्शन विद द OH। बताओ यहाँ पे
कि कौन सा रिएक्शन, फिर से आ गया वही SN1 SN2 से आ गया, तो सिंपल सा देख के ही बता दो यहाँ पे SN1 रिएक्शन नहीं करेगा। SN1 के लिए क्या चेक करना है, टर्सरी, बेंजाइलिक, एलाइलिक, बस। और SN2 के लिए क्या चेक करना है ऑर्डर के लिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या करना है, प्राइमरी। पूछा किसके लिए है, SN1 नहीं करेगा, मतलब जो यहाँ पे प्राइमरी वाला होगा कार्बोकैटायन जो बनेगा, या जो प्राइमरी वाला आपका यहाँ पे अल्काइल हैलाइड होगा वही तो नहीं करेगा ना, बाकी सब कुछ तो करेगा ही करेगा। चलो चेक कर लेते हैं। देखो ये सी अगर यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बन रहा है तो वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये CH3 CCH3 CCH3, ये टर्सरी कार्बोकैटायन तो SN1 पे फेवर करती है, सिंपल सा है। ये देखो ये आपका यहाँ दिया है बेंजीन के ऊपर, यहाँ लिखा है CH2 और यहाँ CH2, अगर यहाँ Cl निकाल दो तो ये आएगा आपका कार्बोकैटायन। अब ये जो कार्बोकैटायन है तो आपको कौन सा दिख रहा है, एक 1 डिग्री कार्बोकैटायन दिख रहा है, ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, यस या नो, अरे बोलो यस या नो। और अगर आप यहाँ से Cl निकालोगे तो ये कौन सा कार्बोकैटायन हो जाएगा, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन हो जाएगा। ये अगर यहाँ से निकालोगे तो ये कौन सा कार्बोकैटायन होगा, एलाइलिक कार्बोकैटायन होगा। हाँ, अब यहाँ पे बात बन सकती है कि कौन सा SN1 को शो नहीं कर रहा है, तो भाई टर्सरी है, करता ही SN1 को, बेंजाइलिक करता ही है SN1 को, और एलाइलिक करता ही है SN1 को। अब यहाँ पे आप कहाँ रीअरेंजमेंट जब करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब मेजर प्रोडक्ट बताना होगा तब आप कर सकते हो, बट रीअरेंजमेंट करोगे तो वे बेंजाइलिक बनेगा, तो न्यूक्लियोफाइल अगर आके यहाँ पे अटैक कर सकता है। बड़े सिंपल सा पूछा है कि नॉट अंडरगो SN1 रिएक्शन विद द OH के साथ, तो कौन सा नहीं करेगा, प्राइमरी नहीं करेगा, बाकी टर्सरी, एलाइलिक और बेंजाइलिक करेंगे। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, नॉट के लिए ऑप्शन पूछा है तो ये होगा, बाकी ये तीनों करेंगे। इसका मतलब ये और ये हटा दो यहाँ से। अब सही ऑप्शन इसको ये लिखा है क्योंकि नॉट पूछा है, तो ये तीनों तो करते हैं, ये नहीं करता, इसलिए इसका जो नहीं करता वो पूछा, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला, ठीक है, जो प्राइमरी आपका अल्काइल हैलाइड है वो करेगा। चलो नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम इनटू डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन इज द पेंटोइन। अरे अभी जस्ट इसके पहले ही क्वेश्चन आया था, जस्ट इसके पहले वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था, नीट 2021 में पूछा है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा ही रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला ही क्वेश्चन है। देखो 2 ब्रोमोपेंटेन और यहाँ पे क्या रहा है, पेंटोइन। तो यहाँ मैंने एक रूल बताया था, किसको रूल को फॉलो करता है, शेरजफ रूल को। शेरजफ रूल को मैंने बताया था जहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन, वो एल्किन ज्यादा स्टेबल होगा जहाँ पर सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो आपको यही मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे देखो, अगर ये एल्किन आप पकड़ो यहाँ से, तो इसके जस्ट बगल वाला ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन को कितने हाइड्रोजन है, 3, और यहाँ पे कितने हैं आपके पास, 2, तो टोटल इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये शेरजफ रूल किस पे करते हैं, यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने आ रहे हैं आपके, 5 आ रहे हैं, डन। और अगर इसकी बात करूं तो ये एल्किन अगर हम पकड़ते हैं तो इसके जस्ट अल्फा कार्बन ये होगा, और ये अल्फा कार्बन होगा, तो यहाँ पे 2 ही अल्फा हाइड्रोजन मिला, यानी कि लेस सब्स्टिट्यूटेड। और लेस सब्स्टिट्यूटेड किसके लिए होता है, हॉफमैन के लिए। लेकिन यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट बता रहे हैं कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा आ रहा है, पेंटोइन आ रहा है, तो पेंटोइन मेजर तभी हुआ है जब वहाँ पे शेरजफ रूल अप्लाई किया गया होगा तब। तो बस यही यहाँ पे ऑप्शन भी लगा दो और कुछ करना ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, शेरजफ रूल होगा। देख हकल वकल यहाँ नहीं होते हैं, ये सब तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में होते हैं ना, हकल्स ने बताया था वो एरोमेटिसिटी के लिए, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, डन। हंस ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बताया था, और हॉफमैन तो और बीटा एलिमिनेशन में आता है, और किस में आता है, शेरजफ बीटा एलिमिनेशन में आता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, शेरजफ रूल होगा, क्योंकि यहाँ मेंशन कर दिया है पहले से मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट हमारा यही हो गया ना। अगर हाँ यहाँ ये क्या होता, 2 दे दिया होता, पेंट 1 भी देता, पेंट 2 भी देता, और तुमसे पूछता मेजर प्रोडक्ट क्या होता, तो आप तो पहले कहते हैं कि सर वहां पे आपका शेरजफ वाला क्या होगा, मेजर होगा। इसके लिए भी एक तरीका बता रहा हूं, हॉफमैन मेजर तब होगा जब वहां पे आप कोई बल्कि बेस लेते हो, तब हॉफमैन आएगा। लेकिन कोई स्मॉल अगर बेस ले रहे हो तब आपका शेरजफ आता है। दूसरा, अगर आप स्मॉल बेस भी ले रहे हो और अगर आपका एल्काइल हैलाइड जो होगा वो अगर बल्कि होगा, तब हॉफमैन भी क्या करता है, उस समय ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये कंसेप्ट था इसका, क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द CX बॉन्ड इज, नीट 2021 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन है नेचर ऑफ CX से। NCERT जब ओपन करोगे तो नेचर ऑफ CX से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसके अंदर आपको याद होगा कि यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करूं, X का ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किससे, कार्बन का।
क्लियर। और एक्स क्या हो सकता है यहाँ पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है बेटा, डिग्रीज करती है। डिग्रीज करती है मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन से क्या हो जाती है, ज्यादा, और सबसे लेस कौन होता है, आयोडीन। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है इनवर्सली होता है किसके, बॉन्ड लेंथ। अगर मैं इनकी बॉन्ड लेंथ की बात करूं कि जैसे RF, RCl, आर आपका किसकी बात कर लूँ यहाँ पे मैं, Br और Ri, तो आपको पता है डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा उसका, कम होगा। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसका होता है, Ri का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा इन कंपेयर किससे, Rf से। क्लियर। लेकिन यहाँ बॉन्ड लेंथ की बात नहीं हो रही है, बॉन्ड एंथैल्पी हो रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंथैल्पी के बराबर, ठीक। यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा उसका बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या होता है, ज्यादा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा किसकी, सिंपल सी बात है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा, ज्यादा। आयोडीन का क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस, तो उसका बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा, कम। तो ऑर्डर आपको पता चल गया होगा, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर लास्ट में सबसे कौन आएगा, आयोडीन। सिंपल सा यही तो है ना, और कुछ तो है ही नहीं। तो आओ फटाफट देखते हैं आंसर कौन सा हो रहा है। यहाँ क्लोरीन को सबसे ज्यादा रखा है तो यहीं से इसको कैंसिल कर दो, क्योंकि अपने को सबसे ज्यादा फ्लोरीन चाहिए। फ्लोरीन को यहाँ सबसे लेस रखा है तो इसको भी हटा ही दो। हाँ, फ्लोरीन को यहाँ पे ज्यादा रखा है, ये भी बात सही है। उसके बाद क्लोरीन रखा है, उसके बाद ब्रोमीन रखा है, उसके बाद आयोडीन रखा है। एकदम 100% ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन को फिर कम कर दिया तो इसलिए यहीं से कैंसिल कर दो। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट है, थर्ड ऑप्शन। कंसेप्ट भी मैंने आपको पूरा बता दिया। ये नेचर ऑफ CX से है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से कार्बन और CX में एक पार्शियल क्या आता है, चार्ज यानी पोलराइजेशन बॉन्ड हो जाता है। यहाँ पोलराइटी यहाँ क्रिएट होती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, डिफरेंस होती है, जिस वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। इन वजह से इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, इनके बॉन्ड लेंथ के ऊपर, इनके बॉन्ड एंथैल्पी के ऊपर, और एक और चीज डाइपोल मोमेंट के ऊपर भी। लेकिन डाइपोल मोमेंट में ऑर्डर याद रखना कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है, लेकिन क्लोरीन के कंपेयर में फ्लोरीन का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्लोरीन का ज्यादा होता है। किससे कंपेयर में, फ्लोरीन से। बाकी ऑर्डर तो सेम टू सेम वही आएगा। क्लियर। तो ये कंसेप्ट था, ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड। चलो, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कायरलिटी, मतलब कायरलिटी के लिए आपको पता है कायरलिटी मतलब क्या होगा, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन के लिए आपको भी कंडीशन याद होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, sp3, और जो 4 ग्रुप होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट। जो कार्बन पे जो ग्रुप लगे हैं चारों वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये कंडीशन हो गई। लेकिन यहां पूछा इनकरेक्ट, इनके लिए करेक्ट क्या हो सकता है भाई, SN1 आ गया, sp कायरलिटी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, sp3, चारों कार्बन डिफरेंट होना चाहिए, चारों कार्बन के ऊपर जो ग्रुप लगे हैं डिफरेंट होना चाहिए, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। ये कंडीशन तो हो गई। अब बात यहाँ पे लिखी जो जा रही है उसके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ गलत है। बात तो एकदम 100% पहला वाला स्टेटमेंट सही कह रहा है कि SN1 रिएक्शन यील्ड 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ द एनाइंस्टोमर। बात तो एकदम 100% है। मैंने सबसे पहले जब बताया था डिफरेंस करने के लिए कि ये रेशमिक मिक्सचर देते हैं, 50-50% आपको रिटेंशन, 50% आपको इन्वर्जन देते हैं, 1:1 या फिर 50-50 डन। तो ये बात तो इसके लिए 100% सही है। सही है मतलब हमें जाना कहाँ है, इनकरेक्ट जाना है, गलत कौन है वो पकड़ना है। तो मतलब मैं यहाँ पे सही कर रहा हूँ, इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है, ये सही वर्ड है, ये लिखा गया है सही है, इसके लिए बात सही लिखी गई है। हम गलत बात पकड़ने चलेंगे, वो ऑप्शन को हमें रखना है, डन। तो हम यहाँ इनकरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ सही हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन ये सही है, ठीक है, हम सही कर रहे हैं वो स्टेटमेंट को। The product obtained by SN2 reaction of the haloalkane having the chirality and the reactive side show the inversion of configuration। एकदम से SN2 के लिए बात तो सही है। SN2 किस पर करता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री उसकी क्या होती है, कन्फिगरेशन करता है किसका, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। तो एकदम 100% ये भी बात इसके लिए SN2 के लिए सही लिखा गया है। अब थर्ड बात करते हैं। थर्ड, एनाइंस्टोमर आर सुपर इम्पॉसिबल। अरे कहाँ से, एनाइंस्टोमर नॉन सुपर इम्पॉसिबल होता है। आप देख लो, ये मेरा हाथ है और ये देख रहे हो ना, ये दोनों अलग अलग जा रहे हैं। ये इतने ग्रुप तो मैक्स हो रहे हैं, बट ये दोनों क्या हो रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं, प्लेन से बाहर जा रहे हैं। तो एनाइंस्टोमर जो होता है नॉन सुपर इम्पॉसिबल होता है। सुपर पॉसिबल मतलब कि ग्रुप तो दोनों से आइडेंटिकली होना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि ये एनाइंस्टोमर में क्या होते हैं कि दो मिरर इमेज होता है, और मिरर इमेज के जब लगाते हो तो एक दूसरे के क्या होता है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होता है। डेफिनेशन होता है एनाइंस्टोमर की। तो सिंपल सी बात है, यही स्टेटमेंट इसके लिए क्या लिखा गया है, इनकरेक्ट लिखा गया है। तो आपका ऑप्शन पता चल चुका होगा कि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो अब आपको पता चल चुका है कि कौन सा है इनकरेक्ट, थर्ड वाला ऑप्शन। लेकिन ये 100% लिखा है कि 0 ऑप्टिकल रोटेशन होता है, तो बात एकदम सही है। तो थर्ड ऑप्शन अब यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। सही मतलब इनकरेक्ट के लिए सही है, बाकी तीनों क्या है, सही है। जो वर्ड लिखे गए वो सही है स्टेटमेंट। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, थर्ड वाला ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट की तरफ। द गिवन कंपाउंड, अब कंपाउंड को देख के बताओ कि इस कंपाउंड के अंदर
कि यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है, एग्जाम्पल दिया गया है। अरे यार आपको बताऊं, एराइल हैलाइड तो होता है, सिंपल सी बात है। अगर बेंजीन, अगर हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो किससे, बेंजीन से, तो क्या होता है आपके एराइल हैलाइड होते हैं, सिंपल सी बात है। क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, नीट 2023 में आया हुआ है। एलाइलिक क्या होता है, हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर sp2 होना चाहिए, 1 2 3 4, यहाँ पे CH2, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये क्या होते हैं आपके एलाइलिक हैलाइड होते हैं। डन। चलो तीसरा क्या पूछा है, विनाइल। विनाइल के लिए क्या होना है, हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन खुद क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, तो यानी यहाँ CH और यहाँ क्या लगाओगे, CH2 लगाओगे, तो क्या हो गया विनाइल हैलाइड, क्योंकि ये कार्बन क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बेंजाइलिक किसे कहोगे, कि हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो वो कार्बन से क्या अटैच होना चाहिए, एक बेंजीन रिंग अटैच होना चाहिए। हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो वो कार्बन से क्या अटैच होना चाहिए, एक बेंजीन रिंग अटैच है, तो क्या कहलाता है आपका, बेंजाइलिक हैलाइड होता है। तो ये आपका क्या हो गया, बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। क्या हो गया, बेंजाइलिक हैलाइड। तो बस अब यहाँ पे मैंने सारे के डिफरेंट लिख दिया हूँ। अब इस कंपाउंड को चेक करो, ये हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन, पहली बात तो 2 कार्बन से अटैच है, मतलब ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, बट यहाँ सेकेंडरी तो पूछा नहीं है, पूछा तो इन चारों में से है। तो अब आप थोड़ा क्या चेक करो कि हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच उसके जस्ट बगल वाला कार्बन, ये लिखा थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो मैं ऐसा लिख दूं कि ये इस तरह से लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे लिखा है CH डबल बॉन्ड, फिर यहाँ लिखा है CH, फिर यहाँ लिखा है CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपका X है, यहाँ CH है और यहाँ पे लिखा है CH2 और फिर CH3। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 और यहाँ 1 2 3, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। बेंजीन के ऊपर यहाँ CH है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ CH है, फिर CH है, फिर CH2 है, CH3, 1 2 3 4 5 है यार, तो यहाँ लिखो 5। तो देखो हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है, तो मतलब सेकेंडरी, लेकिन यहाँ सेकेंडरी की बात कर नहीं रहा है, वो पूछ रहा है इन चारों में से बताना है क्या है। तो एलाइलिक के लिए मैंने क्या बताया था, हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन जस्ट अगर वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला हो या फिर आपके डबल बॉन्ड है तो एलाइलिक हैलाइड होता है, इसलिए ये कौन सा होगा, एलाइलिक हैलाइड होगा। तो ये मैंने क्लासिफिकेशन भी नीचे बता दिया सबका और यहाँ से ऑप्शन भी बता दिया कि कौन सा होगा प्रोडक्ट के लिए। डन। तो ये नीट 2023 में क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अरे वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, प्रिपरेशन से पूछा गया है। आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे कि एल्कीन से, यानी यहाँ पे रिएक्शन दी गई है, एल्कीन को जब HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं, याद करो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो एल्कीन का जब रिएक्शन HBr के साथ कराते हैं, अगर वहाँ पे कोई भी आपका क्या ना दिया हो, वहाँ पे कोई भी रिएजेंट जैसे नहीं दिया है तब तो मार्कोनी ऑफ रूल, और अगर यहाँ पे कोई रिएजेंट जैसे दे दिया बेंजाइल सॉरी आपका ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड दे दिया, या फिर आपका ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे बेंजाइल पेरोक्साइड भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपका ये क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग से रिएक्शन देना पड़ेगा। और एंटी मार्कोनी कहाँ करता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है वहाँ नेगेटिव पार्ट अटैक करोगे, और जहाँ कार्बन पर लेस हाइड्रोजन लगे हुए हैं वहाँ पे क्या अटैक करोगे, H+ को, क्योंकि एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग हमें जाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें एक क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये रिएजेंट डाला हुआ है, बेंजोइल पेरोक्साइड दिया हुआ है, अगर यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता तब भी वो काम कर देता। तो बस सीधा सीधा देख के बताओ कि ये देखो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ही लगते हैं, तो यहाँ देखो इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन और इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2। एंटी मार्कोनी के लिए क्या होना चाहिए, जहाँ पे कार्बन पर हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वहाँ से Br नेगेटिव और ये H+ अटैक करेगा, तो यानी यहाँ पे ये Br अटैक करेगा और यहाँ पे क्या अटैक करेगा, H+ अटैक करेगा, जिस वजह से प्रोडक्ट देखो कौन सा दे रहा है, सीधा सीधा मैं बोलूँ तो फर्स्ट वाला दे रहा है, CH3 CH, यहाँ CH से क्या हो गया देखो CH2, यहाँ CH2 Br, क्योंकि ये क्या देता है आपको, एंटी मार्कोनी ऑफ रूल देता है। तो एंटी मार्कोनी काउंटिंग से कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट। बस सिंपल सी बात है, और कुछ था ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए यार, सीधा देखो ये एंटी मार्कोनी काम करेगा। और एंटी मार्कोनी क्या करता है कि निगेटिव पार्ट या फिर जो H+ होता है उस कार्बन पर अटैक करेगा जहाँ लेस हाइड्रोजन होगा, और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन अटैक करेगा जहाँ पर आपके ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन होगा कार्बन के ऊपर। सिंपल सा एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड C7H8
अंडरगो द फॉलोइंग रिएक्शन। बहुत अच्छा, फिर से कन्वर्जन टाइप का क्वेश्चन आ ही गया है। चलो इसको शुरू करते हैं। C7H8 से बना दो आप क्या, बेंजीन अगर आप ले रहे हो तो C6H6 होता है, और अगर इसके ऊपर एक कार्बन लगा दिया तो कितना हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया। और यहाँ कितने हाइड्रोजन होते थे पहले से, 6, और 8 बोला है तो यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, एक और लगा दो भाई। यहाँ पे 6 नहीं होंगे, यहाँ पे होंगे कितने, 5, क्योंकि 1 2 3 4 5, और इस कार्बन पे हाइड्रोजन थोड़ी है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड लगा, क्योंकि इसके ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है CH3, तो एक हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए आपके, हाइड्रोजन यहाँ हो रहे हैं 8, और आपके कार्बन कितने हो रहे हैं यहाँ पे 7। तो कौन सा बन गया, ये टोल्यूइन। तो पहले लिख लो इसको। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करवाने के लिए कह रहा है, 3 मोल Cl2, किसके साथ कह रहा है, 3 मोल Cl2 के साथ, 3 मोल Cl2 के साथ इसका रिएक्शन करवा दो। अब आपको पता है अगर 1 मोल दिया होता है तो ये बेंजाइलिक आपको यहाँ पे क्या देता है, हैलाइड देता। ये 3 मोल दिया है, मतलब कि इसके अंदर कंटिन्यू आपको रिएक्शन करना होगा, तो ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ आपका क्या आ जाएगा, CCl3 आ जाएगा। मतलब मैं अगर स्टेप टू स्टेप चलो तो पहले स्टेप में करोगे, एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ CH2Cl लगेगा, फिर अगला Cl2 डालोगे तो फिर एक H वहां से निकलेगा तो CCl2 हो जाएगा, फिर CCl2 और H रहेगा, CH Cl2 रहेगा। अब अगेन एक और मॉलिक्यूल डालोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तुरंत CCl3 आ जाएगा। डन। अब ये CCl3 आ गया है तो इसके साथ आगे रिएक्शन कराया जा रहा है कि Br2 और यहाँ पे Fe। अब बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी से पहले से एक ग्रुप लगा हुआ है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होने वाला रिएक्शन है वो डिसाइड करेगा इस ग्रुप के ऊपर, अगर ये ग्रुप एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग। अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो इसकी पोजीशन कहाँ होती है, अर्थो और पैरा पे। अगर ये ग्रुप आपका डीएक्टिवेटिंग होगा तो ये किस पोजीशन पे जाएगा, मेटा पे। और मैं आपको बताता हूँ जो CH3 होता है, जो CCl3 होता है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, क्योंकि इसके साथ 3 Cl ग्रुप लगे हुए हैं, और Cl ग्रुप आपको पता है -I इफेक्ट शो करते हैं। तो जो -I वाले होंगे वो अलग केस में आते हैं, मेटा डायरेक्शन पे जाते हैं बेंजीन के। इनकी रिएक्शन को डायरेक्शन बताते हैं कि बेंजीन के किस डायरेक्शन पोजीशन पे जाके अटैक करेंगे। तो ये पता है कि ये -I है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। कौन से हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के लिए पोजीशन क्या है, मेटा। तो बस यहाँ से जो Br जाएगा, ये आपका यहाँ जो Br2 है, ये जो Br है, अब यहाँ Br फ्री रेडिकल नहीं है एक्चुअली, Br पे ऊपर ये अटैक जब यहाँ करेगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अब ये जो Br है वो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने लगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, मेटा डायरेक्शन पे। क्यों, क्योंकि बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी से पहले से कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एक लगा हुआ है डीएक्टिवेटिंग, और डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्शन पे। तो सीधा सीधा Br को यहाँ पे अटैच करा दो, किस पोजीशन पर, इस पोजीशन पे अटैक करा दो, मेटा डायरेक्शन पर। बस इसके बाद अगला जो रिएक्शन दिया है ZnHCl, ये डायरेक्शन का काम करेगा। ये क्या करेगा, यहाँ से CCl3 को हटाएगा और वहाँ पे क्या लगा देगा, CH3। तो ये देखो CH3 और यहाँ पे क्या आ गया, Br। तो Br आ गया तो मतलब मेटा ब्रोमो, और ये पूरा कंपाउंड क्या है, टोल्यूइन। तो कन्वर्जन ही पूछा था सीधा सीधा कि आप टोल्यूइन से मेटा ब्रोमो टोल्यूइन बनाना है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आ रहा है, देखो 3 ब्रोमो नहीं, कैंसल। अर्थो तो नहीं होगा, हाँ मेटा ब्रोमो टोल्यूइन, तो मेटा ब्रोमो टोल्यूइन आ रहा है, पैरा भी नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा सही इसके अंदर, थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, मेटा ब्रोमो टोल्यूइन। बना लो इसको, कंसेप्ट को समझ लो, कन्वर्जन से ही क्वेश्चन है, कन्वर्जन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और कन्वर्जन वही स्टूडेंट्स कर सकता है जिसको रॉ मटेरियल का पता होना चाहिए कि ये रॉ मटेरियल, ये रिएजेंट क्या प्रोडक्ट देता है, क्या यार ये रिएजेंट इस रॉ मटेरियल के लिए क्या प्रोडक्ट देता है। ये जिस बंदे को अगर क्लियर होगा तो इस तरह से फटाफट क्वेश्चन कर लोगे, मैकेनिज्म करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। Which of the following can be used as the halide component for the Friedel-Graf reaction? बताओ Friedel-Graf रिएक्शन यहाँ पे कौन सा देता है। आपको पता है Friedel-Graf रिएक्शन के लिए यहाँ पे हम जो यूज करते हैं AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ हम एक एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एल्काइल हैलाइड। आपको पता है यहाँ क्लोरोबेंजीन इस तरह से बनाते हो आप, मैं बताऊं क्लोरोबेंजीन आप इस तरह से बनाते हो ना, और इस हैलोजन के पास यानी Cl के पास क्या होता है, लोन पेयर, और इसके बाद सिग्मा लगा के यहाँ पे क्या होता है, पाई बॉन्ड। तो ये लोन पेयर क्या करता है, डीलोकलाइजेशन करता है किसके साथ, पाई बॉन्ड के साथ, जिस वजह से ये सुटेबल क्या है, एल्काइल हैलाइड के लिए अटैक करने के लिए काम नहीं करता, यानी फ्रीडल-ग्राफ के लिए ये सुटेबल नहीं होता है। अब ये क्लोरोबेंजीन में भी ऐसे हो सकता है, ऐसे ब्रोमोबेंजीन में हो सकता है, ऐसे क्लोरोइथिन में हो सकता है। क्यों, क्योंकि क्लोरोइथिन तो यही होता है ना,
ये देखो क्लोरोइथीन, 2 कार्बन है, क्लोरोइथीन हो गया। अब इस हैलोजन के पास क्या होगा, लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन करता है, किसके साथ, पाई बॉन्ड बना देता है। मतलब ये कुछ ऐसे बनाते हैं, देखो ये हैलोजन ग्रुप, ये सिग्मा, और ये आपका यहाँ कार्बन होते हैं। तो यहाँ आपके क्या करते हैं, पार्शियल क्या करते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं। और ये पार्शियल जो डबल बॉन्ड बना देते हैं, जिस वजह से क्या करता है, फ्रीडल ग्राफ के लिए ये रिएक्शन करने के लिए सुटेबल नहीं होते हैं। तो सिंपल सी बात है, बचेगा कौन सा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब आइसोप्रोपाइल क्लोराइड जो है वो आपका कैसे करता है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले। यहाँ पे पार्शियल ही कर रहा है और यहाँ पे H। आपको ये समझ में आ गया कंसेप्ट। भाई हैलोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। लोन पेयर क्या करता है, डीलोकलाइजेशन किसके साथ, पाई बॉन्ड के साथ, क्योंकि पाई सिग्मा लोन पेयर आ गया, पाई सिग्मा लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो अब ये लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर दे रहा है, जिस वजह से यहां पे इस कार्बन के साथ क्या आ रहा है, एक पार्शियल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ रहा है, जो कि आपको फ्रीडल ग्राफ की रिएक्शन के लिए सुटेबल नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होना चाहिए, कोई पाई बॉन्ड पे रीअरेंजमेंट नहीं आना चाहिए। तो अब आइसोप्रोपाइल अगर आप ले रहे हो तो Cl और यहाँ पे आप CH3 और यहाँ पे आप क्या लगा रहे हो, CH3। तो ये अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है, अब ये कहाँ करेगा रेजोनेंस, ये तो कर ही नहीं सकता रेजोनेंस। तो ये कंडीशन इसके लिए क्या होगी, सुटेबल होगी। तो अब मैं नीचे जो रिएक्शन लिख दे रहा हूं, ये रहा आपका बेंजीन और ये रहा आपका यहां पे आइसोप्रोपाइल। डन। अब यहां से एक हट जाएगा तो यहां पे आएगा कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन इस बेंजीन के ऊपर जाके अटैक करेगा, तो ये बनाएगा आपका यहां पे क्या कि C और यहां हो जाएगा H। किसी भी कार्बन लगा दो, चलो यहां लगा देते हैं, तो CH, यहां आएगा CH3, यहां आएगा CH3। इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ये कंडीशन होनी चाहिए, तो इसलिए कौन सा सुटेबल होगा, आइसोप्रोपाइल। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, आइसोप्रोपाइल। कंडीशन समझ में आ गई कि हैलोजन के ऊपर लोन पेयर है और वो बेंजीन के साथ जो पाई बॉन्ड लगा हुआ है उसके साथ डीलोकलाइजेशन करता है, जिस वजह से फ्रीडल ग्राफ रिएक्शन के लिए ये सुटेबल नहीं है। इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, आइसोप्रोपाइल होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है यहाँ पे, द रिएक्शन पूछा है C6। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, इससे अच्छा ऐसे लिखो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे C6 है, यहाँ पे लिखा है CH लिखा है, डबल बॉन्ड CH है 1 2 3 और एक सिंगल बॉन्ड यहाँ और CH3। और ये कह रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। अरे यार सीधा देख के बताओ, कोई यहाँ पे क्या कुछ रिएजेंट डाला है, नहीं डाला है, नहीं डाला है तो मार्कोनी के अकॉर्डिंग से रिएजेंट को बताओ, मार्कोनी के अकॉर्डिंग से बताओ, मार्कोनी के अकॉर्डिंग से प्रोडक्ट बताओ कौन से पे करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर यही यहाँ पे कुछ डाला होता, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड डाल दिया होता, तो ये एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग जाएगा। तो बताओ यहाँ पे आपको देखो हाइड्रोजन तो दोनों आप कहोगे सर सेम है, दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे आपको सेम है सर। अब हम कैसे करें, कैसे करना है, इसका एक ही फंडा है। अगर आप यहाँ पे अटैक कराओगे Br, तो आप यहाँ अटैक कराओगे तो आपका ये एक कार्बन 2 कार्बन जुड़ा, मतलब ये सेकेंडरी बन रहा है कार्बोकेटायन। लेकिन अगर आप यहां आप कराओगे तो आप ये देखो बेंजीन अटैच है और ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बना रहा है, और बेंजाइलिक कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है किससे, आपके सेकेंडरी कार्बोकेटायन। तो सिंपल सी बात है, Br को कहां अटैक कराओ, यहां पे। तो ये रहा आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो यानी यहां बनाओगे तो यहां से CH हटेगा, यानी ये ACH और यहाँ पे क्या आएगा Br, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ पे एक H के साथ 2 और एक H लगा दो और यहाँ पे लगा दो CH3। तो चेक करो प्रोडक्ट में कहाँ दिया है, C6H5, ये पूरा क्या हो गया, C6H5 हो गया, CHBr, CHBr, यस, CH2CH3, CH2CH3, यस, यही वाला ऑप्शन सही है। ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये यहाँ पे दिया हुआ है और ये तो प्राइमरी पे दे रखा है, नहीं करेगा। यानी यहाँ पे कैसे अटैक कर सकता है भाई, ये यहाँ पे अटैक करवा रहा है भाई, यहाँ तो होगा ही नहीं। और ये कहाँ कर रहा है, अरे बाप रे, तो बेंजीन पे अटैक कर दिया, नहीं ये भी नहीं करेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसका, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। बस सिंपल सी बात है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट जिसको पता होगा वही कर सकता था, जिसको पता होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल होता है बेंजाइलिक का, तो वो बंदा कर सकता था आराम से। चलो एक लास्ट क्वेश्चन होगा अब ये सेशन का, PYQ का, हेलो एल्केन हेलो एरीन का ये लास्ट क्वेश्चन है। और ये लास्ट क्वेश्चन भी अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया था कि अगर बेंजीन के ऊपर कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होगा तो उसकी पोजीशन होती है अर्थो एंड पैरा, और अगर बेंजीन ग्रुप के ऊपर अगर कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होगा तो उसकी पोजीशन होगी क्या, मेटा। बस बेंजीन को बस चेक करो और अगला ये रिएक्शन कंप्लीट कर दो। अब यहाँ से Br2 FeBr3 के प्रेजेंस में हो रहा है, आपको पता है ना, हेलो एरीन की प्रिपरेशन है ये देख। और यहाँ से ऑलरेडी पहले से ही बेंजीन के ऊपर 2 ग्रुप चिपके पड़े हैं, यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। आपको अटैक करवाना है Br2 और FeBr3,
ठीक है, लुईस एसिड। और ये आपको पता है कि ये यहाँ से क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ना, ये नेगेटिव और ये क्या आएगा, पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर अटैक करेगा वो तो डिपेंड करता है इस ग्रुप के ऊपर लगा हुआ। अब ये देता हूँ कौन सा ग्रुप है, +I है, मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और एक्टिवेटिंग जो ग्रुप होता है उसकी पोजीशन क्या होती है, सुटेबल, अर्थो और पैरा। तो इस कार्बन के लिए अर्थो पोजीशन ये होगा। मैं थोड़ा पेन चेंज करके लिखता हूँ, थोड़ा आपको समझ में आएगा। तो ये यहाँ से मैं लिख देता हूँ, इसके लिए ये पोजीशन होगा अर्थो और इसके लिए ये पोजीशन अर्थो होगा। एक तो यहाँ इस कार्बन के रिस्पेक्ट देखोगे तो ये वाला अर्थो पोजीशन सही होगा, डन। क्योंकि ये तो देखो ये आपका मेन ग्रुप है तो ये अर्थो और ये क्या होगा, मेटा। इधर से भी जाओगे अगर ये मेन ग्रुप है तो ये अर्थो और ये क्या होगा, मेटा। तो मेटा पे तो करता नहीं है क्योंकि ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग की पोजीशन अर्थो और पैरा, तो अर्थो के लिए तो ये काम करेगा, पैरा तो फिर वापस उसी पे चला जाएगा, तो काम ही कर रहा है। इसके लिए ये यहाँ पे अर्थो है, मतलब ये Br अब इन तीन ही जगह पे ही अटैक हो सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि यहां जो Br अटैक करवाने आओगे, एक बार यहां जो Br अटैक करवाने आओगे तो आपको स्टेरिक हिंड्रेंस की थोड़ी प्रॉब्लम हुई। क्यों? क्योंकि दो CH3 ग्रुप यहां पे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रोफाइल को, यानी कि यहां से जो Br+ आएगा उसको यहां पे अटैक करना उसके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल की कहानी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये यहां पे अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि यहां पे ये क्या करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा। अब इसकी पोजीशन बची है सिर्फ दो, एक तो या तो यहां पे या तो एक यहां पे, बस। तो Br को चेक कर लो, जहां दोनों ऑप्शन में ये दिया होगा वही वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आओ फटाफट चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में यहां दिया है तो इसका मतलब यहीं से इसको कैंसिल कर दो। भाई दूसरा चेक ही मत करो, पहले से कहानी करो, क्योंकि यहां कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पे दो जो ग्रुप लगे हुए हैं +I, ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहां अटैक नहीं कर पाएगा। अभी मैंने कंसेप्ट में समझाया। यहां पे कर रहा है Br, देखो यहां पे ये Br कर रहा है बट यहां नहीं कर रहा है, इस वजह से ये नहीं होगा। बी ऑप्शन में देख लो कि ये कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन यहां पे तो कर रहा है बढ़िया एकदम, लेकिन यहां पे अगेन चेंज कर दिया, ये इधर कर दिया उधर कर दिया, तो यहां पे ये कर दिया तो यहां स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो इस वजह से ये नहीं करेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन चेक करो, सी वाला ऑप्शन देखोगे कि ये मेन ग्रुप है, इसके बगल में ये अर्थो है, यानी यहां पे अटैक करवा रहा है, यहां पे सही करवा रहा है। और दूसरे वाले में कहां करवा रहा है, यस यहां पे करवा रहा है, एकदम परफेक्ट यही है। क्यों? क्योंकि थोड़ा देखो यहां Br नहीं होना चाहिए बस, और दूसरा एक यहां नहीं होना चाहिए, यही दो पोजीशन पर ध्यान देना है आपको। यानी कि मैं यहां बता दूं, एक यहां पे नहीं होना चाहिए। यहां पे क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि मेटा डायरेक्शन पे नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, अर्थो पे करेगा, और यहां अर्थो है बट यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये नहीं करेगा। बस कंप्लीट हो गया, बस कहानी खत्म। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। एक बार डी को भी चेक कर लेते हैं। डी में फिर से देखो, यहां पे तो लिखा है सही, बट यहां पे देखो किस पोजीशन ला दिया, मेटा, और मेटा पे मैंने कहा नहीं करता है क्योंकि वो एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, उसकी पोजीशन अर्थो और पैरा ही होगा। तो आपको थोड़ा सा जीओसी का भी मैंने कंसेप्ट समझा दिया, ये जीओसी से ही रिलेटेड था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बेंजीन के ऊपर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उसका रिएक्शन कितनी फास्ट करेगी कितनी स्लो करेगी, वो डिपेंड करता है। दूसरा ये भी बताता है कि बेंजीन के किस पोजीशन पे आपको कहां पे किस पोजीशन पर अटैक करेगा, अर्थो या पैरा या मेटा। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप अर्थो पैरा और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मेटा पे। अगर ये आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो इसमें हमारे ही चैनल के ऊपर आप जाओगे, वहां आपको मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में पूरा रिएक्शन दिया हुआ है, शॉर्ट वीडियो है, उसके अंदर से आप जाके इन सब चीज़ों को भी समझ सकते हो कि कौन कौन से एक्टिवेटिंग ग्रुप है, कौन कौन से डीएक्टिवेटिंग है, कौन से करेंगे और कौन से किस पोजीशन पे, ये आपको वहां पे मिल सकता है। तो बस आज के लिए इस लेक्चर में आपको पूरा हेलो एल्केन हेलो एरीन से निचोड़ कर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, जितने भी साल के आपके पूछे गए हैं पीवाईक्यू वो हमने कंप्लीट कर दिया है। बस आपको क्या करना है, केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2 पर सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्या है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। स्टीरियोकेमिस्ट्री उसकी क्लियर होनी चाहिए। मेजर प्रोडक्ट अगर है, रीअरेंजमेंट हो रहा है तो वहाँ पे पॉसिबल होना चाहिए। छोटी छोटी पॉइंट को आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अगले चैप्टर वाइज के हिसाब से पीवाईक्यू सीरीज पे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।